आइए, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी में जब वर्ड ये जो लिखा हुआ है इंसॉल्वेंसी, इससे तो हम फेमिलियर हैं, खूब बातचीत की है इंसॉल्वेंसी के बारे में। अब यहां पे मामला आ जा रहा है क्रॉस बॉर्डर का। ये सीन क्या है, ये चीज क्या है, ये जरा पहले जान लीजिए, फिर बात करेंगे। इंसॉल्वेंसी में हमने देखा कि किसी भी कारण से जब हमारे जो है एसेट्स हमारे डेट को फुलफिल करने में कैपेबल नहीं है, यानी हमारी लायबिलिटी हमारे एसेट से फुलफिल नहीं हो रहा है, तो वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अगर हम उसे मैनेज नहीं कर पाए तो इंडिविजुअल है तो बैंकरप्ट, और अगर कॉर्पोरेट है, बॉडी कॉर्पोरेट है तो लिक्विडेशन में चला जाएगा। ठीक है। इंडिया में आपने देखा कि कैसे अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किसी को कर्ज दिया है तो वैसे केस में कैसे हमने सरफासी, डेट रिकवरी जैसे कानून बनाए। क्यों बनाए? ताकि हम अपने देश के बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बैंकरप्ट होने से बचा सके। लेकिन जरा सोचिए सिचुएशन, अगर यहां पे ऐसा कुछ होता है तो आप उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कानून बना करके। आपको क्या लगता है दूसरे कंट्री में ऐसा पैरेलल कानून नहीं होगा? होगा, उनके अकॉर्डिंग थोड़ा स्ट्रिक्ट थोड़ा लिबरल, डिपेंड करता है, लेकिन वहां भी होगा। लेकिन आज के डेट में हमारा ट्रेड ग्लोबल होता है। अगर ट्रेड हमारा ग्लोबल होता है तो ऐसे केस में समस्या ये आती है कि अगर हमने जो है वो किसी तरह से बिजनेस किया, ध्यान से, हमने यहां पे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, हमने यहां पे जो है वो आपके जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, ये वर्ड पढ़ा था, आई होप वो वर्ड याद है। कह रहे कि अगर वो हमारे क्रेडिटर थे तो कहीं ना कहीं बिजनेस के दौरान भी क्रेडिटर बनते थे, उनके भी पैसे दिलवाने के लिए हम जो है वो IRP, RP, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, रिजोल्यूशन प्रोसेस से लेकर के जो है वो बैंकरप्सी तक जाते थे, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, लिक्विडेशन तक जाते थे। कह रहे हैं कि अगर यही चीज जो है वो आज के डेट में ग्लोबल हो रहा हो तो का ग्लोबल का मतलब कहा ट्रेड आज के डेट में क्रॉस बॉर्डर होता है या नहीं? याद है क्रॉस बॉर्डर मर्जर हमने पढ़ा था? प्लीज बोल दीजिए नहीं पढ़ा था कि मैं सुसाइड कर लूं। हमने जो है वो क्रॉस बॉर्डर मर्जर पढ़ा था, खूब पढ़ा था, जितने एस्पेक्ट थे सब हमने पढ़ा था। जब क्रॉस बॉर्डर मर्जर जैसा चीज हो सकता है, इसका मतलब है कि बिजनेस हो रहा है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, हम भी बिजनेस इंडिया से बाहर कर रहे हैं और उन्हें भी इंडिया में करने दे रहे हैं। इसका मतलब ग्लोबल ट्रेड हो रहा है, तभी तो WTO का जमाना आया। जब ग्लोबल ट्रेड होने लगा तो समस्या भी ग्लोबल। बच्चा जब घर में रहेगा तो सिर्फ घर वालों की शिकायत होगी, बिटिया की मम्मा बोलेगी कि आजकल बात नहीं सुनती है, ऐसे करती है। अगर बिटिया बाहर जाएगी तो बाहर वालों का भी शिकायत आएगा, मेरे बच्चे को धक्का दे दिया, मेरे बच्चे का सामान छीन लिया। अपना सामान तो किसी को ना दे, लेकिन अगर किसी का सामान अच्छा लग जाए तो छीन जरूर लेगी, और छीन करके घर पहुंच जाना है, क्योंकि पता है उसके बाद संभालने के लिए कौन है? पापा जी है। तो वो चीजों को क्या करेंगे? संभाल लेंगे। कैसे संभाल लेंगे? या तो उसका वाला ही दिला देंगे, और या फिर जो है वो दिखलाने के लिए लाई है कि पापा ऐसा ही क्या कीजिए, ला दीजिए। अगर फोटो खींचने का मौका है तब तो लेके नहीं भागेगी, लेकिन अगर फोटो खींचने का मौका नहीं है तो अगर कोई नहीं दे, चुरा लेना है, बैग में ले आना है, और उसके बाद जो है वो बताना है कि उसने मुझे गिफ्ट में दिया है, मेरे दोस्त ने। तो ऐसे कोई भी एक्टिविटी, अगर मान लीजिए कि ये मामला तब जब जो है वो बाहर जाना शुरू, जब तक घर में तब तक कहां पे? सिर्फ घर के लोगों की ही शिकायत। तो वैसे ही ट्रेड इंडिया से बाहर होने लगा तो शिकायत भी क्या होगी? बाहर से भी होगी। अगर शिकायत बाहर से, तो ऐसे केस में कहा गया कि दोनों को शिकायत होगी, मेरे बच्चे को भी किसी के से शिकायत और किसी के दूसरे बच्चे को भी मेरे बच्चे से शिकायत, दोनों को होगा। कहा गया कि ऐसे में क्या करे? कहा दोनों के माँ बाप लड़े, जो जीतेंगे उनके बच्चे जीत गए। इधर बच्चे लड़ रहे होंगे, इधर माँ बाप लड़ रहे होंगे, पप्पा जी से, मम्मा के साथ। अगर उनका चाचा है तो इधर से पैरेलल चाचा, मामा है तो इधर से पैरेलल मामा। कम हो गया तो भाड़े पे बुलाओ, और उसके बाद पूरे मोहल्ले में लोग लड़ेंगे, और उसके बाद तय हो जाएगा कि कौन जीता कौन हारा। कहा गया कि लगभग ऐसा ही कुछ उपाय इधर दिख रहा था, कहा गया जो सही नहीं है। कहा कि इंडिया से बाहर भी ट्रेड कर रहा है, और इंडिया के बाहर के लोग इंडिया में भी ट्रेड कर, तभी तो WTO में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बना, और वहां पे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अलग अलग एजेंसीज बने।
आपका जो है मॉनेटरी अगर कोई एस्पेक्ट है तो आपका वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये जैसे बॉडी जो है वो बनाए गए। कहा कि यहां पे क्या मामला है, कहा यहां मामला है कि ट्रेड तो हुआ, तो कहा ट्रेड हुआ तो WTO बना है, WTO उसमें सारे प्रोविजन दिए हुए हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बना हुआ है एक दूसरे को फंड देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, वर्ल्ड बैंक है सपोर्ट करने के लिए, फंड देने के लिए। अब क्या इशू हुआ, कहा कि तभी इशू ही तो नहीं हुआ था, इशू तो अब हुआ है। कहा क्या इशू है, अगर इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई बिजनेस करने आ रहा है तो हो सकता है इस बिजनेस के दौरान यहां कोई जो है वो क्रेडिटर बने और इंडिया से बाहर के कंपनी को पे करना है। अब ये अलग अलग तरह से हो सकता है, ऑपरेशनल भी, और लेकिन याद रखिए इसमें कहीं पे ये वर्ड नहीं दिया हुआ, इन्होंने बस डेटर क्रेडिटर बोला है। हम चूंकि समझदार हैं, मैं ना भी सही आप तो हैं, तो ऐसे केस में अगर आप समझदार आप इस वर्ड को जान रहे तो दोनों वर्ड को सामने ले आइए। हो सकता है बिजनेस करने के लिए इंडियन कंपनी ने इंडिया के बाहर के किसी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या किया था, कर्ज लिया था। यह भी हो सकता है कि इंडियन कंपनी ने रॉ मटेरियल इंडिया के बाहर से मंगाया था और उसका पैसा नहीं दिया है, तो फाइनेंशियल की जगह ये कौन सा क्रेडिटर होगा, ऑपरेशनल। अब इन्होंने दोनों चीजों को बस बोला है कि पैसे जो है वो लिए दिए गए हैं। कहा ठीक है, आसान कर दिया तो और अच्छी बात है, हम कौन सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए बैठे हैं, कर दिया ठीक है कि पैसे लिए दिए गए हैं। ठीक ऐसे ही इस साइड से भी हो रहा है, इंडिया के बाहर के किसी पर्सन ने इंडियन बैंक से जो है वो अपने बिजनेस के दौरान पैसे लिए, या इंडिया के बाहर के किसी कंपनी ने इंडिया से रॉ मटेरियल मंगाए। कहा कि ठीक है, दोनों तरह की बात हो गई, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल क्रेडिटर दोनों की बात हो गई, मोटे तौर पे पैसे का लेन देन है। कहा अब अगर हम पैसे लेते हैं इन जनरल तो किसी चीज को गिरवी रखते हैं। मैंने टेक्निकलिटी बता के तब आपको जनरल पे लाया है कि इन जनरल अगर हमने पैसे लिए तो कोई चीज गिरवी रखेंगे। कहा गया कि कब मामला जो है वो क्रॉस बॉर्डर का कहलाएगा। कहा सबसे पहले इंसॉल्वेंसी को छोड़ दीजिए, पहले क्रॉस बॉर्डर वाला मामला देखिए, तब उसमें इंसॉल्वेंसी का मसाला डालिएगा। कहा कि बिजनेस करने वाला इंडिया में है और वो जो है वो पैसा जो लिया है वो इंडिया से बाहर है, या जिस चीज पे चार्ज क्रिएट करके पैसा लिया है वो इंडिया के बाहर है, या जिसने पैसा लिया है वो इंडिया के बाहर है, या जिसने पैसा दिया है वो इंडिया के बाहर, इनमें से कोई भी एक चीज हो जाए और उस केस में पैसे की जो है रिकवरी ना हो तो ये कहलाया पैसे वो टाइम पे ना दे पा रहा हो, एग्रीड कंडीशन के बेसिस पे ना प्रिंसिपल अमाउंट और ना इंटरेस्ट नहीं जा रहा हो। तो कहा नाउ दिस इज द केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, बट सिंस इट हैज अराइजेस समहाउ ड्यू टू हैविंग वन प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया इन एनी मैनर, इट इज अ सिचुएशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। कहा कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से ये क्या है आपका इंडिया के बाहर से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या कहलाया, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। पहले तो ये बात समझें, इस बात को लेकर के बतंगड़ क्यों बन रहा है, कह रहा वो भी समझना पड़ेगा। पहले तो ये बात समझ में आ गई कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इसीलिए कि इंडिया का कोई पर्सन इंडिया के बाहर से कर्ज लिया है, हो सकता है प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड हो, इंडिया के बाहर वाला आकर के वसूली कैसे करेगा। इंडियन बैंक ने दिया और जो एसेट वगैरह है वो इंडिया से बाहर है, कैसे वसूली करें। 2 4 5 10 लोग लठ लेकर के चलते हैं, वसूल के लाते हैं, क्या कीजिएगा। यहां का डिट रिकवरी वहां काम आने वाला है, बिल्कुल आएगा अगर वो मानेगा तो। सरफासी वहां काम आएगा, यहां पे कहते बिना कोर्ट से ऑर्डर लिए चीजों को ले लेते हैं, सिर्फ मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेते हैं और जाकर के बोलते हैं सामान हमें दो। याद है सरफासी जो हमने पढ़ा, ऐसे ही कीजिए, यहां के मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लीजिए कि न्यूयॉर्क में जो प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करने जा रहे हैं, फोड़ के रख देगा। ट्रंप बैठा हुआ वैसे भी गुस्से में ही है इस बीच में। अब कहने कि अगर ऐसा कुछ भी है तो इस केस में करे क्या, दोनों तरफ से दिक्कत है। यह दिक्कत सिर्फ हमारे साथ ही नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि इंडिया और बाकी सारे देश एक दूसरे में ट्रेड कर रहे हैं, हर एक देश दूसरे देश के साथ ट्रेड कर रहा है, क्योंकि आज के डेट में कोई भी दुनिया में ऐसा कंट्री नहीं जिसके पास वो सारे चीज है जिसके उस देश को रिक्वायरमेंट है, इसीलिए उसे ट्रेड करना पड़ेगा। किसी के पास पानी बहुत है तो तेल नहीं है, जिसके पास तेल दुनिया भर का है उसके पास पानी नहीं है, चुल्लू भर जमीन से नहीं निकलता। कह रहे कि समस्या तो सबके साथ है, तो कह रहा है इसी समस्या का नाम ही तो ट्रेड है, नहीं तो ट्रेड ही नहीं होता, और खास करके ग्लोबल ट्रेड तो कभी नहीं होता। तो कहा जब ग्लोबल ट्रेड होगा
तो ग्लोबल इंसॉल्वेंसी भी आएगा। जब क्रॉस बॉर्डर ट्रेड होगा तो क्रॉस बॉर्डर क्या होगा, इंसॉल्वेंसी भी होगा। ये बात तो समझ में आया, थोड़ा सा बतंगर भी समझ में आया। कहते सॉल्यूशन, कहा पहला सॉल्यूशन, सारे देश दूसरे देश से ट्रेड करना बंद कर दे। ना कोई किसी देश से सामान मंगाएगा, ना किसी देश को देगा, ना यहां की बैंक दूसरे किसी देश में कर्ज देगी, ना जो है वो वहां वाले यहां किसी को कर्ज देंगे। कहा कि ये सॉल्यूशन तो है लेकिन पसंद नहीं आया, टिंडा खाने की चीज तो है, मन नहीं है खाने का। कहा सॉल्यूशन तो है, अब इसके इफ बट जो भी होंगे, लेकिन कहा ये पसंद, क्योंकि हमें आदत हुई लग्जरी की, हमें हर चीज की आदत, और वो ऐसी भी कुछ लत हैं जो यहां अवेलेबल नहीं है। कहां से आएगा, बाहर से आएगा। कुछ लोग KFC का चिकन मटन खाएंगे, वहां से ही। आप यहां वाला नहीं खाना चाहते, क्यों? क्योंकि आपको पता है लोकल कारीगर यहां बना रहा है, वो KFC का है नहीं, वो तो वही बंदा है जो कल ठेला लगाता था, आज जो है वो KFC वाले में आकर के बना रहा है, तो आप सीधे वहां से मंगाना चाहते हैं। कभी भी मंगाइएगा, डेट टाइम में मंगाइएगा, 1:30 बजे तक तो आप आ ही जाते हैं। अब देखिए कि अगर आप सीधे क्या करते हैं, इंडिया के बाहर से क्या करते हैं, मंगाते हैं, तो कहा गया कि इनकी आदत। ऐसे ही बाहर वाले को भी हमारा जो है वो हाथ का जो है वो हस्तकला और बड़े सारी चीजें, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये सब चाहिए। तो कहा चलो इसका मतलब ये चीज तो कैंसिल। तो कहा दूसरा सॉल्यूशन, कहा कि कुछ ऐसा करें जिस तरह से हम अपने देश के क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी क्रेडिटर है, क्योंकि इन्होंने खुद रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि फाइनेंशियल ऑपरेशनल मत बोलो, तो हम भी नहीं बोलेंगे। आप अपने देश के क्रेडिटर्स को जिस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, आप हमारे देश के क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करें। हमने कहा बदले में, तो कहा बदले में हम भी आपको देंगे। आपके देश के अगर कोई क्रेडिटर, तो हम उसको वैसे ही प्रोटेक्शन देंगे जैसे हम अपने लॉ के तहत अपने देश के क्रेडिटर्स को प्रोटेक्शन देते हैं। आप अपने देश में सरफासी और डेट रिकवरी बना करके अपने यहां के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे बैंक के भी पैसे तो वैसे ही हमें क्या कीजिए, रिकवर करके दीजिए, क्योंकि वो सामान तो वहां पे ही है। आप जाइए, आप पोजीशन ले लीजिए, या हमें अधिकार दीजिए कि हम जो है वो खुद से इन कर सके, और इस बीच के इतने सारे जो डिप्लोमेटिक प्रोसीजर होते हैं इसको बंद कर दीजिए। कि जैसे अगर हमने पैसे दिए, वहां की बैंक ने दिया है, USA की बैंक ने, तो कहा कि जैसे आप मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेकर के कब्जा कर लेते, हमारे लिए भी प्रोविजन कीजिए कि बस हम अपने आप को क्रेडिटर साबित कर दे, तो वो हमें भी करे। ये ना देखें कि ये SBI PNB नहीं है, ये तो हमारा जो रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड है, इसको नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमने कहा बदले में, तो कहा कि आपकी भी SBI का कोई होगा तो हमारे देश में जो कानून एट पार हम रखेंगे। कहा कि ये कैसे पॉसिबल है, मुंह से ऐसे बोल दिया उससे, क्योंकि हम और आप ट्रेडर तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पे होगा। कंट्री को अपने लेजिस्लेशन में बदलाव लाने पड़ेंगे, वर्ड ध्यान में रखिएगा। कहा कि लेजिस्लेटिव कुछ बॉडी होगा और कुछ मॉडल लॉ होंगे। कहा ये दो क्या चीज होता है? कहा क्यों, अपने देश में आप कानून बनाने के तरीके को नहीं जानते? कहा क्या तरीका है भाई? कहा कि आपके देश में भी कोई भी चीज जो है वो पहले लेजिस्लेटिव जो है वो चीजों को बनाता है फाइनली, लेकिन जो है वो एक मॉडल लॉ भी होता है। और मॉडल लॉ का मतलब होता है कि एक तरह से ट्रायल एंड टेस्टिंग फेज में है, चाहे तो इसको माने चाहे तो ना माने। जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह में बीटा वर्जन वगैरह होता है, ट्रायल पे रखा है, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि हर देश के लेजिस्लेटिव बॉडी को एक प्रावधान करना पड़ेगा, एक प्रोविजन करना पड़ेगा कि उनके देश में इंसॉल्वेंसी के जो भी कानून होंगे, वो कानून जो है वो इंटरनेशनल डेट को भी, इंटरनेशनल क्रेडिटर्स को भी प्रोटेक्शन देगा। और ये प्रोविजन जब तक हम अपने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में लिखेंगे नहीं, तब तक ये होगा नहीं। कहा गया कि ठीक, लेकिन आप इंटरनेशनल लेवल पे कौन सा लॉ बनाएंगे? कहा मैं कौन होता हूं बनाने वाला, मैं तो बस इनिशिएटिव लूंगा। मैं USA हूं तो मैं इनिशिएटिव लूंगा, लेकिन शामिल तो सब होइए, नहीं तो सिर्फ तो दो कंट्री का बायलेटरल ये हो गया, नहीं हो गया, तब तो बायलेटरल एग्रीमेंट हो गया। कहा या तो बायलेटरल एग्रीमेंट कर लीजिए जिससे दो कंट्री आपस में करेंगे कि हम, आप USA हैं, मैं इंडिया हूं, तो हमारे यहां के इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड जो भी चीज है सब आपके लिए इक्वल है। वो भी कहते हैं हमारे देश के भी सब कुछ इक्वल है। लेकिन हमें करना क्या है, ये हमें तो बायलेटरल करने की जगह मल्टीलेटरल करना है। तब जो है इनिशिएटिव लिया गया, और वहां के यानी कि जो हमारे यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक, जो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने अपने लेजिस्लेटिव गाइड दिए। अब ये वर्ड है तो आप भी ध्यान रखिए,
क्योंकि यही चीज तो है जो कष्ट दे। अभी तक वाले चीज में कहां दिमाग पे जोर पड़ रहा है, लेकिन अब ये वर्ड भी तो इन करने शुरू होंगे। कहा कि लेजिस्लेटिव गाइड, जो कि करेगा क्या, कहा कि लेजिस्लेटिव गाइड का एक ही काम होता है, गाइडिंग नोट्स देना। और वो गाइडिंग नोट्स का मतलब है कि किस सिद्धांत और प्रिंसिपल पे हम काम करेंगे। यानी कि सारे कंट्री आपस में बैठे और उन्होंने जो है वो सबने अपना अपना इनपुट दिया और बिल्कुल के एक एग्रीड टर्म्स पे पहुंचे और कहा कि ये जो है वो लेजिस्लेटिव गाइड है। लेजिस्लेटिव गाइड का मतलब है कि जो हमारे इंटरनेशनल फोरम है, जो लीगली ऑर्गेनाइज्ड हमारे जो है वो इंटरनेशनल फोरम है, उन लोगों के जो है वो ये नोट्स हैं और वो ये नोट्स सबको जो है वो सर्कुलेट कर रहे हैं, जो जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि ये हमारे लेजिस्लेटिव गाइड्स हैं आप सबके लिए। एंड इट इज बीइंग रिक्वेस्टेड टू यू, फोर्स नहीं, कि आप सब इस लेजिस्लेटिव गाइड के चीजों को क्या करें, अपने यहां जो है इंप्लीमेंट करें। और जिस दिन ये पूरे तरह से इंप्लीमेंट हो जाएगा उस दिन से हम इसे मॉडल लॉ नहीं कहेंगे, हम इस चीज को लेजिस्लेटिव लॉ कहेंगे। तो चूंकि लेजिस्लेटिव बॉडी जो है वो नोट देती है, गाइडलाइन देती है, जिसके बेसिस पे एक कानून तैयार होता है, तो लेजिस्लेटिव नोट मॉडल लॉ को तैयार करने का एक प्रोसेस है। और जब वो तैयार हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, मॉडल लॉ। चूंकि ये सबके ऊपर कंपल्सन नहीं है, इसीलिए ये मॉडल लॉ कहलाता है। अगर सब कहता है कि नहीं हम इसे अपने देश में करेंगे ही करेंगे, और करेंगे ही करेंगे का मतलब है कि कंपल्सन हो जाए आपके जो है वो इंटरनेशनल फोरम पे, तो मॉडल एक्ट जैसा कह देंगे। मॉडल लॉ इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें लोग इन आउट करते हैं। आज मान लीजिए कि 10 कंट्री है, वो कहते हैं तैयार है हम इस मॉडल लॉ को मानने के लिए। मॉडल लॉ कैसे बना, लेजिस्लेटिव नोट से। लेजिस्लेटिव नोट क्या है, इंटरनेशनल फोरम, इंटरनेशनल बॉडी, लेजिस्लेशन का काम ही होता है लॉ बनाना। हमारे देश में लॉ बनाने का काम लेजिस्लेटिव ही करती है। एग्जीक्यूटिव उस कानून को क्या करती है, इंप्लीमेंट करती है। जुडिशरी का काम जो है वो तय करना है कि ये सत्य है या असत्य है, कौन सही है और कौन गलत है, ये काम करना जुडिशरी का है। तो वैसे इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉडी है तो वो भी तो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। उन लोगों ने गाइडिंग प्रिंसिपल दिए, नोट्स दिया और कहा कि इन बेसिस पे चीजों को तैयार करो। तैयार किया और कहा कि जिनको मर्जी है वो इसे मानो, लेकिन कहा कि जो जो मानेंगे उनके बीच में ट्रेड बढ़ेगा। अगर मान लीजिए यूएसए, यूके, जापान, इंडिया ने माना, इसका मतलब वो इस चीज को अपने कंट्री में भी क्या करेंगे, जो आपका पैरेलल जो लॉ बना हुआ है वहां पे आप इसको पार्लियामेंट में लाएंगे, आप अपने बॉडी में लाएंगे, जो भी आपका बॉडी मेकिंग है, लॉ मेकिंग बॉडी है, और वहां पे इनके चीजों को डालेंगे। तभी तो उनको रिड्रेसल मिलेगा, नहीं तो कैसे रिड्रेसल मिलेगा। और कहा जो नहीं चाहते हैं, कहा जो नहीं चाहते हैं वो ना करे, तब वैसे केस में हम उनके साथ ट्रेड भी नहीं करेंगे। इसीलिए बोला गया कि ये कंपल्सन नहीं है। तो इसमें सबसे पहले जो है अनसेट्रल मॉडल लॉ बना। अब उन्होंने जब बनाया तो उसमें बड़े सारे जो है वो देश शामिल हुए, और जब देश शामिल हुए तो उसने सबने अपने अपने देश में उस चीजों को क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। ऐसे ये यूएसए ने इंप्लीमेंट किया था, फिर यूके भी आगे आया कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो उन्होंने भी कुछ चीजों को बताया। जब उन लोगों ने बताया तो वर्ल्ड बैंक भी बीच में आया और बोला कि मेरे से सब पैसे ले जाते हो, मजे करते हो, कुछ मेरे तरफ से भी गाइडिंग प्रिंसिपल लो और इन चीजों को अपने में डालो। और ये सारे की सारी चीजें और सारी बातें मॉडल लॉ के फॉर्म में ही है, यानी कि किसी भी देश के ऊपर ये कंपलसरी नहीं है। हाँ, लेकिन जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उनके ऊपर कंपलसरी है, क्योंकि अब अगर एक्सेप्ट कर लिया तो पीछे नहीं हट सकते हैं। लेकिन माने या ना माने ये क्या है, माने या ना माने ये आपके ऊपर है, मॉडल लॉ को माने या ना। लेकिन अगर मान लिया तो आपको अपने देश में ये प्रोविजन देना ही पड़ेगा। कहा देने से होगा क्या, कहा देने से होगा ये कि जब प्रोसीडिंग शुरू होगा तो उस प्रोसीडिंग में अगर कोई फॉरेन प्रोसीडिंग शुरू होगा, एकदम ध्यान रखिएगा, ये सारा जो आपका दिया वो सब मैं बोलता जा रहा हूं, क्योंकि नहीं तो फिर ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बहुत बोरिंग लगेगा। तो इसीलिए कहानी सुना रहा हूं ताकि ध्यान से समझिएगा। अब कह रहे हैं कि अगर जो है हमने जो है वो कोई प्रोसीडिंग शुरू किया, प्रोसीडिंग कब शुरू होता है, कोई डिफॉल्ट, कोई फॉल्ट होता है। अगर हम कहते हैं कि प्रोसीडिंग शुरू हुआ, इसका मतलब है कि बैंक का पैसा किसने दिया, बैंक ने प्रोसीडिंग शुरू कर दिया। इसका मतलब अगर देने वाला इंडिया के बाहर का है तो उस प्रोसीडिंग से पहले क्या लग जाएगा, फॉरेन प्रोसीडिंग।
कि फॉरेन प्रोसीडिंग स्टार्ट कहा गया, यही फॉरेन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने का प्रोविजन होना चाहिए कि फॉरेन प्रोसीडिंग क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपने पैसे कहां से लिए थे, इंडिया के बाहर से लिए थे। अब इसी में बोला कि अगर मान लीजिए कि एक पर्सन ने यूएसए, यूके, जापान, इन तीनों देशों के बैंक से कर्ज लिया था और ऐसे केस में वो पर्सन एक ही था, प्रोसीडिंग जो है वो स्टार्ट तीनों ने कर दिया, तो इसे क्या बोलेंगे, बोलेंगे ढेर सारा फॉरेन प्रोसीडिंग, बोलेंगे 3 फॉरेन प्रोसीडिंग हैज बीन स्टार्टेड। का इसमें किसका मेन होगा, किसका नॉन मेन होगा? बोला क्या कि पहले ये मेन और नॉन मेन करने की क्या जरूरत है? कहा गया ऐसा इसीलिए ताकि हम ये देखें कि मेन सेंटर ऑफ इंटरेस्ट कहां पे रखे, क्योंकि किसी प्रोसीडिंग को करने के लिए कोई तो एक होगा जिसको मेन डिक्लेयर करना पड़ेगा ताकि उसके साथ कम्युनिकेट करें, बाकी भी उसके साथ शामिल रहेंगे। जरा आप ही सोचिए, हमारे देश में जब डिफॉल्ट हुआ था, जब गड़बड़ हुआ था, तो हमने जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर के बारे में पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था? कमिटी ऑफ क्रेडिटर की जब हम मीटिंग बुलाते हैं तो वोट किस अकॉर्डिंग देते हैं? जिसका जितने का जो है वो क्या लिया हुआ है, कर्ज दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग। इसका मतलब उसी को मेन बोल दिया ना, हमने ऐसे में नहीं बोला लेकिन मेन तो हो गया। अगर एक का 52% है तो अब वो जो चाहेगा वो हो। कहा गया कि ऐसे यहां पे भी हम मेन कह रहे हैं, तो मेन का मतलब है कि जिसका मेन इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो, यानी सबसे ज्यादा पैसा इन्वॉल्व हो, या जहां पे वो प्रॉपर्टी जो है वो सिचुएटेड हो। प्रॉपर्टी हो सकता है यूएसए में हो, उसी जो प्रॉपर्टी पे जो है वो मिस्टर ए ने यूएसए के बैंक से भी लिया 10 करोड़, मान लेते हैं रुपीज में भी करते हैं, यूके के बैंक से भी लिया 2 करोड़ और आपके जापान के भी बैंक से लिया 1 करोड़। कहा कि भाई एक तो अमाउंट ज्यादा है, दूसरा सिचुएटेड भी कहां है, तो कहा कि मेन प्रोसीडिंग होने के लिए या तो अमाउंट ज्यादा रहे या वो प्रॉपर्टी क्या रहे, कहीं और क्या रहे, सिचुएटेड। अगर आप कहेंगे सर लिया हुआ कहीं और का है और प्रॉपर्टी कहीं और है, तो कहा गया एक तो नॉर्मली ये नहीं होगा, क्योंकि जिसका ज्यादा पैसा था नॉर्मली वो कहता प्रॉपर्टी वहां का है तो हम ज्यादा पैसा देंगे, नहीं तो कम देंगे। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो आप इसको वैल्यू पे निकालते हैं कि प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू, बहुत ज्यादा वैल्यू का है और उसमें आपका कम का जो है वो उस रेशियो में जो है वो आपका हिस्सा है, ऑल दो सबसे ज्यादा है लेकिन उस रेशियो में क्या है, कम है। प्रॉपर्टी 100 करोड़ की है, 10 करोड़ आपका है और दूसरे का 5 करोड़ है, लेकिन 100 करोड़ की प्रॉपर्टी वहां सिचुएटेड है, तो वो मेन प्रोसीडिंग हो गया क्योंकि 100 करोड़ का चीज वहां पे है। हालांकि मैं पहले बताऊं इतना डेप्थ आपके में नहीं है, लेकिन ये वर्ड नहीं समझ में आएगा, बस इसको समझाने के लिए किया गया। नहीं है ये सिलेबस में लिखा है बस मेन प्रोसीडिंग और नॉन मेन प्रोसीडिंग, लेकिन लगेगा ज्यादा रटना, इसीलिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो फॉरेन प्रोसीडिंग, नॉन मेन प्रोसीडिंग। कहा रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर सकते हैं या नहीं? कहा बिल्कुल कर सकते हैं। तो कहा कि बेनिफिट क्या होगा? का बेनिफिट ये होगा ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। अगर मान लीजिए कि एक कंट्री दूसरे कंट्री और दोनों के बीच में मॉडल जो है इंसॉल्वेंसी लॉ है, अनसेटल्ड मॉडल लॉ से जुड़े हुए हैं या यूके के लॉ से जुड़े हुए हैं या वर्ल्ड बैंक ने जो प्रोविजन दिया उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो इससे होगा क्या? होगा ये कि उस देश में ट्रेड को बढ़ावा मिलेगा। उस देश के इन्वेस्टर्स दूसरे कंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे क्योंकि उनको पता है कि पैसे नहीं डूबने वाले हैं और अगर जो है वो पैसा फंसा भी तो आसान तरीकों से मिल जाएगा। यही सारा चीज है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। यानी मैंने जो इतना आपको बोला है यही समझिए लैंग्वेज में पॉइंट्स बना करके लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ये जो इंट्रोडक्शन है, ये इंट्रोडक्शन, यही सारी बात हम लोगों ने किया है। कहा कि अगर कोई हमारे पास लॉ होगा नहीं तो वैसे केस में देखिए समस्या क्या क्या आएगी। एक तो टाइमली इफिशिएंट मैनर में नहीं होगा। दूसरा, अगर किसी का प्रॉपर्टी कहीं और है तो देखिए उल्टा भी हो सकता है। अगर मान लीजिए कि प्रॉपर्टी जो है वो यूएसए में है तो हो सकता है कि वो कहेंगे कि औने पौने दाम में बेचा और बोला कि भैया हमारा पैसा आपने नहीं दिया, हमने आपके प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, बेचिए। दोनों एंगल से देखिए, इंडिया में किसी ने कर्ज लिया, यूएसए के बैंक से लिया और प्रॉपर्टी भी यूएसए में सिचुएटेड है, तो अब उनके पास तो है, वो तो बेच सकते हैं फटाक से। कहा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने 10 करोड़ के लिए हमारे 100 करोड़ के प्रॉपर्टी को 11 करोड़ में बेच दे।
तो जब ये बंधे हुए रहेंगे मॉडल लॉ से, तो वो भी मैक्सिमाइज क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू, कह रहे हैं कि क्या करेंगे, इस चीज को मैक्सिमाइज करेंगे। कह रहे इंश्योरिंग इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलरली सिचुएटेड क्रेडिटर्स। अब यहां जो भी चीज है आप बस इसको देखेंगे तो यही सारी बात है जो हमने यहां पे डिस्कस शुरू किया। प्रोविजन फॉर टाइमली एफिशिएंट सेटलमेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एस्टेट टू अलाउ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू क्रेडिटर। ये नहीं कि कोई सामान है, उस सामान में डिस्ट्रीब्यूशन की बारी अगर आई, इंडिया के जो क्रेडिटर हैं उनको जो है वो प्रायोरिटी पे रखिए और बाद में जो बचे हुए उनको दीजिए। हो सकता है एक ही एसेट है, यहां भी आपने कर्ज लिया और यूएसए से भी लिया है, का बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा है तो आप बताइए, सिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अपने सिक्योर्ड क्रेडिटर को आप जिस फुटिंग पे रखते हैं वहीं पे क्या रखिए, हमारे देश के भी रखिए। अगर अनसिक्योर्ड के वो कैटेगरी में आता है तो अनसिक्योर्ड में रखिए और पारी पासु यानी कि जो है वो प्रोपोर्शनेट बेसिस पे आप उनको क्या कीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। प्रिजर्वेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी एस्टेट, ensuring a transparent and predictable insolvency law, recognition of existing creditors' right and establishment of framework for cross-border insolvency, जिसके तहत अनसेटल्ड मॉडल लॉ जैसा चीज हमने क्या किया, बनाया। अनसेटल्ड मॉडल लॉ का डिटेल में आगे, यहां पे बस कहानी जो हमने डिस्कस किया था। कह रहे हैं ये देखिए लेजिस्लेटिव गाइड, कहा कि लेजिस्लेटिव गाइड जो है वो बेसिकली क्यों बनाया गया, ताकि हम क्या कर सकें, रेफरेंस दे सके, नेशनल अथॉरिटी जो है वो उनको कह सके, हर देश के नेशनल अथॉरिटीज को कि भाई इंटरनेशनल बॉडी भी है और आप अपने देश में इंटरनेशनल बॉडी के द्वारा बनाए गए उस लेजिस्लेटिव गाइड को क्या करें, फॉलो करें और अपने कंट्री में, अपने कंट्री के पॉलिसी में आप उन चीजों को क्या कीजिए, शामिल कीजिए और आपके जो लेजिस्लेटिव ट्रीटमेंट देते हैं, जो आपका लीगल सिस्टम है, उसमें इन चीजों को रिकॉग्नाइज करें। लेकिन ये चीज क्या है आपका, ये सारा चीज किस बेसिस पे रहेगा, अभी वॉलंटरी बेसिस पे। पर्पस क्लियर है, जो हमने पढ़ा है, जो बात की है वही इसका क्या है, पर्पस है। सिर्फ मैंने लैंग्वेज में इसलिए लिखा ताकि आपके पास पढ़ने के लिए कुछ रहे जब आप इसको पढ़ें। की प्रोविजन इस लेजिस्लेटिव गाइड के, कौन सा ये लेजिस्लेटिव गाइड है, जो लेजिस्लेटिव गाइड दिया गया इंटरनेशनल लेवल पे, जिसके तहत हम अपने नेशनल लॉ में इन चीजों को डालें और हम मॉडल लॉ में क्या बने, मेंबर बने, हम भी उसको एक्सेप्ट करें। कहा क्या है इसमें खास, कहा पहला चीज इसके पार्ट 1 में हमने बतलाया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इंसॉल्वेंसी लॉ, हमने लोगों को समझाया है कि क्या पर्पस है इंसॉल्वेंसी लॉ, और वो भी किस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इंसॉल्वेंसी लॉ। और अगर आपके देश में नहीं है तो बनाइए अपने देश में कौन सा लॉ, इंसॉल्वेंसी लॉ। यानी ये अलग अलग पार्ट में दिया हो, इसमें बस इतनी ही बात नहीं है, लेकिन ये इसका मेन क्रक्स। पार्ट 2, कोर फीचर ऑफ एन इफेक्टिव इंसॉल्वेंसी लॉ। का कोई भी इंसॉल्वेंसी लॉ बना तो दिया, लेकिन वो कब इफेक्टिव माना जाएगा, कहने की कौन सा ऐसा फीचर हो जिसमें सबसे पहला चीज इन्फोर्समेंट जैसा चीज होना चाहिए। यानी कि हुक्म देना और हुक्म की तामील होना दो अलग अलग बात है। रेरा हर दिन फैसला सुना रहा है, कोई सुन ही नहीं रहा है। रेरा फैसला 2 महीने में कर दे रहा है, आप बहुत खुश होंगे, एडवोकेट पैसा भी मस्त खा लेगा। अच्छा आपका जमीन है यूपी रेरा में, दिला देते हैं। ऑर्डर भी आ गया कि इनको इतने % इंटरेस्ट के साथ दिया जाए। अच्छा इन्होंने ऑर्डर दे दिया कि सर से जाकर के जो है वो इतने पैसे इतने दिन में वसूल लो, आइए वसूल लें। कह रहे हुक्म की होनी क्या चाहिए, कह रहे हैं कि यही चीज यहां पे कोड फीचर्स ऑफ व्हाट, क्या चीज होना चाहिए। सिर्फ कानून बनाना पर्पस है, मॉडल लॉ बनाना पर्पस है, कहा नहीं, पर्पस तो है कि इंसॉल्वेंसी जैसे चीज को क्या करना, क्लियर करना, अगर कहीं कोई मामला है तो। कहा पार्ट 3 क्या करता है, ट्रीटमेंट ऑफ एंटरप्राइज ग्रुप इन इंसॉल्वेंसी बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली। यानी कोई भी चीज अगर सिर्फ एक कंट्री में इंसॉल्वेंसी है और वहां अगर इंटरनेशनली और भी इन्वॉल्व है, तो वैसे केस में किस तरह से एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन हो, किस तरीके से जो है वो पारी पासु चार्ज क्रिएट हो, किस तरह से जैसे वाटरफॉल अरेंजमेंट हम करते हैं अपने यहां, उसमें उनको कैसे किस फुटिंग पे लाएंगे, ये इसका तीसरा पार्ट कहता है। 4th पार्ट इसका कहता है ऑब्लिगेशन दैट माइट बी इम्पोज्ड अपॉन दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग डिसीजन विथ रेस्पेक्ट टू मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। कह रहे कि अब अगली बारी उन लोगों की आती है
जो लोग इन चीजों को बनाते हैं और इनको इंपोज करते हैं, यानी कि कह दीजिए हमारे देश के लॉ मेकर हो गए, अगर उन्होंने इन चीजों को यहां दिया नहीं तो ऑब्लिगेशन नहीं आएगा। और हमारे देश में इथिकल वैल्यू पे काम नहीं चलता है। अगर इथिकल वैल्यू पे काम चलता तो पॉल्यूशन को रोकने के लिए हमारे यहां 10-10 एक्ट नहीं होते, 5 तो आपने पढ़ा है। अब जरा सोचिए, ऐसे और भी बड़े सारे हैं, इतने कानून नहीं होते। यहां पे स्पिटिंग के लिए कोई एक्ट नहीं होता, अगर इथिकल वैल्यू पे होता। इसको लेकर के भी कानून है नहीं, 200 रुपए का है। अब कह रहे हैं कि अगर, तो मैं पुराना बताऊंगा नया? हम लोग खड़े हैं तो हम लोग चले जाए त्रेता में, चले जाए, मैं बताऊं आपको पुराना वाला जो है वो बायबैक पढ़ाऊं? नहीं, उसमें भी जो है उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने लिबर्टी दी है कि अगर कोई चाहे तो इसे और क्या कर सकते हैं। तो आपको क्या फेंक करके पैसे देने हैं? तो कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि हमें इतने सारे एक्ट क्यों बनाने पड़े? हमें इतने एक्ट इसलिए बनाने पड़े ताकि कहीं भी इस तरह से जो है वो ना हो। कह रहे हैं कि यही यहां पे कह रहे हैं कि अब ऑब्लिगेशन डालो, किनके ऊपर? ऑब्लिगेशन दीजिए जो आपके यहां लॉ बनाते हैं उन लोगों के ऊपर, वहां के मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी के ऊपर, यानी कि वहां के डेटर्स के ऊपर। हम भी देंगे, दूसरे कंट्री वाले भी देंगे, और बोलेंगे कि आपके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी कि अगर आपके कंपनी ने ये लिया है तो आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा। और ये सिर्फ कौन करा सकते हैं? कंट्री के, हमारे कंट्री के जो है जो लॉ मेकर है वो हमारे यहां, दूसरे के जो है वो दूसरे के यहां, और वो यहां के मैनेजमेंट के थ्रू वो ऑब्लिगेशन क्या करवाएंगे? फुलफिल करवाएंगे। अनसेटल लेजिस्लेटिव गाइड ऑन इंसॉल्वेंसी वर्सेस अनसेटल मॉडल लॉ। कह रहे कि इन दोनों के बीच में हमने क्या कंपैरिजन करा दिया है? हमने कहा कि यूज डिफरेंटली देन लेजिस्लेटिव गाइड, क्योंकि लेजिस्लेटिव गाइड एक तरह से दिशा निर्देश है जिसके बेसिस पे मॉडल लॉ क्या होते हैं? बन करके तैयार होते हैं, और उसी में से एक हमारा है अनसेटल मॉडल लॉ। ए मॉडल लॉ इज अ लेजिस्लेटिव टेक्स्ट रिकमेंडेड टू स्टेट, यानी यहां देश है, फॉर इन्फोर्समेंट एज अ पार्ट ऑफ नेशनल लॉ विथ और विदाउट मॉडिफिकेशन। हमेशा याद रखिए, हर जगह वर्ड आपको मिलेगा रिकमेंडेशन, क्योंकि क्या किया गया है? रिकमेंड किया गया है। मॉडल लॉ जनरली प्रोपोजेस टू कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ लेजिस्लेटिव सॉल्यूशन। एक जो है वो क्या है? रिकमेंडेशन, लेजिस्लेटिव गाइड, और मॉडल लॉ क्या है? उन्हीं के बेसिस पे बन करके तैयार हुआ चीज जिसको आप क्या करना चाहते हैं? मानना चाहते हैं। मर्जी है मानिए, नहीं मर्जी है मत मानिए। इसका मतलब लेजिस्लेटिव गाइड इज एन इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ मॉडल लॉ हैज बीन क्रिएटेड। ये पंचलाइन ध्यान रखना है कि लेजिस्लेटिव गाइड आपका जो है दैट इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑन द बेसिस ऑफ विच वेरियस मॉडल लॉ हैज बीन क्रिएटेड, जो बनता है, जो तैयार होता है। अनसेटल मॉडल लॉ ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, इसमें इन्होंने कहा कि जो हमारे मॉडल लॉ हैं ये 4 मेन जो है वो इनके प्रिंसिपल हैं जिसको ध्यान में रख के हमने मॉडल लॉ बनाया है। अगर एग्जाम्स तक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक लेजिस्लेटिव गाइड और एक मॉडल लॉ, बस यही 2 एक चीज अभी तक है जो एग्जाम में पूछे जाने वाले सिचुएशन है। इन जनरल अगर पूछा, जनरल नेचर का क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, तब ये वही हुआ जो मैंने कहानी सुनाई थी बिना इन चीजों को निकाले हुए, तब वो पार्ट जाएगा। और याद रखिए, जनरल नेचर के क्वेश्चन में टीचर को बद्दुआ दें, टीचर के पप्पा जी को बद्दुआ दें, काम कुछ भी नहीं चलेगा। बस अपने बातों को रिकॉल कीजिए, उन बातों को जो आपने क्लास में सुना है तो काम आ जाता है। अगर बोल दे कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, व्हाट इज क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, अब ये अपने आप में जो है वो थोड़ा क्या हो गया? वेग सा हो गया। तो इसमें बताएंगे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी और उसके लिए जो किया गया वो बताएंगे। लेकिन अगर बहुत स्पेसिफिक पूछ दे लेजिस्लेटिव गाइड के बारे में तो बताएंगे लेजिस्लेटिव गाइड क्या है। अनसेटल मॉडल लॉ के बारे में पूछ दे तो वो बताएंगे। अगर पूछे कि गाइडिंग प्रिंसिपल क्या थे, यानी कौन से मेन प्रिंसिपल थे, तो कहा गया कि ये सीधा क्वेश्चन का पार्ट बनता है 3 मार्क्स के लिए, कि इनके जो है वो 4 मेजर प्रिंसिपल हैं जिसके बेसिस पे हमने क्या बनाया, जिसके लिए हमने मॉडल लॉ बनाया। क्यों बनाया? डायरेक्ट एक्सेस ऑफ फॉरेन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, ताकि अगर जो है वो इंसॉल्वेंसी का मामला हो, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का, तो उसमें क्या मिल सके?
डायरेक्ट एक्सेस मिल सके, यूएसए वाले भी इंडिया में डायरेक्ट एक्सेस ले सके, इंडिया वाले भी यूएसए में क्या ले सके, डायरेक्ट एक्सेस ले सके, एंड फॉरेन क्रेडिटर्स टू पार्टिसिपेट और कमेंस डोमेस्टिक इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग अगेंस्ट अ डिफॉल्टिंग डेटर। ठीक है, यानी कि वो एक्शन ले सके, पहला चीज। दूसरा, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन प्रोसीडिंग एंड प्रोविजन ऑफ, इनको रिकॉग्नाइज कीजिए फॉरेन प्रोसीडिंग को भी आप, और उनको भी क्या दीजिए, रिमेडी, जैसे आप अपने देश में देते हैं। कोऑपरेशन बिटवीन डोमेस्टिक एंड फॉरेन कोर्ट, वहां के कोर्ट का अलग तरीका होगा, यहां का अलग होगा, उन दोनों के बीच में क्या हो, कोऑपरेशन हो, और एक दूसरे के दिए गए फैसले को सम्मान करे, उसको इन्फोर्स करे। जैसे अगर मान लीजिए कि इंसॉल्वेंसी का कानून इंडिया के अकॉर्डिंग चला और फैसला सुनाया गया कि प्रॉपर्टी को सेल आउट किया जाए, प्रॉपर्टी यूएसए में है, तो यहां के इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड के अकॉर्डिंग अगर वो ऑर्डर दिया गया तो उसे जो है वो यूएसए की भी जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होगी उसको क्या करे, माने और इन्फोर्समेंट कराए। अगर वहां के जो है वो किसी जो है वो बोर्ड ने, जो भी नाम हो, वहां इंसॉल्वेंसी बोर्ड नाम हो, ट्रिब्यूनल नाम हो, जो भी नाम हो, उन्होंने अगर दिया है तो हमारे देश के भी जो है जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो उस चीज को क्या कराएं, इन्फोर्स कराएं। कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू और मोर कनकरेंट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, जो मैंने आपको बताया कि अगर एक से ज्यादा कंट्री का एक साथ चल रहा है तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे को इंटीमेशन दे। जैसे ही एक डेटर के अगेंस्ट प्रोसीडिंग शुरू हुआ वैसे ही उसके जितने भी और क्रेडिटर हैं उन सबको यह सूचना दे कि भाई आपके पैसे को अभी तक उन्होंने डिफॉल्ट नहीं किया है, बट हमने जो है उनके ऊपर प्रोसीडिंग क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। सोच लीजिए अब उनका सामान बचेगा नहीं, आपको अपने चीजों को चलाना है तो चलाइए। बिल्कुल वैसे ही जैसे इंडिया में जब होता है तो अगर आपने एसबीआई, पीएनबी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एग्जाम्पल भी हमने लिया था, इन सबसे आपने अगर पैसे लिए तो एक बैंक जब प्रोसीडिंग शुरू करेगा तो दूसरे बैंक को भी क्या देगा, मौका, ताकि वो भी क्या कर सके, ज्वाइन कर सके। कहा वैसे ही इंटरनेशनल लेवल पे होगा तो आप ये जो है वो न्योता, ये इन्विटेशन सबको देंगे। की प्रोविजन ऑफ मॉडल लॉ, पहला चीज एक्सेस, जो हमने डिस्कस किया, एक्सेस दीजिए, आप भी अपने कंट्री में, हम भी अपने कंट्री में। रिकॉग्निशन, आप हमारे लॉ को क्या करें, रिकॉग्नाइज करें, मॉडल लॉ के तहत जो बना है हम क्या करेंगे, आपके लॉ को क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे। रिलीफ, आप हमें रिलीफ प्रोवाइड कीजिए, हम आपको क्या करेंगे, रिलीफ प्रोवाइड करेंगे। रिलीफ किस मोड में होगा वो तो डिपेंड करता है कि किस मोड में हमारे जो है वो इशू स्टार्ट हुए, क्या ऑपरेशनल क्रेडिटर जैसा मामला लग रहा है या फाइनेंशियल क्रेडिटर, क्या पैसा जो फंसा हुआ है, बचा हुआ है, वो व्यापार के लेन देन का पार्ट है, और या कहिए तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है, यानी कि कर्ज वगैरह लेने का। कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, अब ये सेम चीज बार बार क्या है यहां पे फिर, पर्पस ऑफ मॉडल लॉ, प्रीएम्बल टू अनसेटल्ड मॉडल लॉ, कोऑपरेशन बिटवीन कोर्ट्स एंड अदर कॉम्पिटेंट, ग्रेटर लीगल सर्टेनिटी फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। क्यों ऐसा होगा भाई, अगर मॉडल आपके अनसेटल्ड मॉडल लॉ का मैं भी मेंबर, आपने भी अडॉप्ट किया है, तो दोनों कंट्री में ट्रेड अच्छा होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन्वेस्टमेंट डूबने वाला नहीं है, ट्रेड करेंगे तो मिलेगा ही। फेयर एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, प्रोटेक्शन एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेटर्स एसेट, यहां पे क्रेडिटर्स नहीं, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको एग्जांपल दिया कि 100 करोड़ की चीज है तो ऐसा ना हो कि कुछ भी पैसे में क्या कर ले, उसे बेच दें। फैसिलिटीज ऑफ रेस्क्यू ऑफ फाइनेंशियली ट्रबल्ड बिजनेस, ये जरा बताइए तो ये क्या कहना चाह रहा है, ये कौन सा फायदे की बात कर रहा है, बताइए जरा सोच के। Facilitation of rescue of financially troubled business, thereby protecting investment and preserving employment. Rescue of financially troubled business.
नहीं, दो अलग अलग पार्ट है। देयर बाय प्रोटेक्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड प्रिजर्विंग एम्प्लॉयमेंट, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा तब ये चीज आएगा, और थोड़ा सा सोचना होगा। कौन कौन करे इसको बचाने के लिए? मॉडल लॉ की वजह से लोग करेंगे। जैसे इंडिया में आपने कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग तो पढ़ा, अगर इसके तहत जो है कोई बिजनेस जो है वो ट्रबल में है, बिजनेस फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा नहीं है, तो फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छा एक ही चीज से किया जा सकता है, फाइनेंशियल मदद करके। अगर फाइनेंशियल मदद, इंडिया में कोई बिजनेस है वो फाइनेंशियली जो है वो क्राइसिस में है, इंडिया के बाहर के जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यहां पैसे लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि ऊपर के सारे फैसिलिटीज हैं, मॉडल लॉ के हम पार्ट हैं, तो वो जब लगाएंगे तो यहां पे जो है वो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्ट होगा। और वो इसीलिए लगाएंगे क्योंकि वो खुद प्रोटेक्टेड है कि मैं जो पैसा लगा रहा हूं वो पैसा मुझे क्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि देखिए इंटरनेशनली वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे की जो है वो कहिए देशों में बिजनेस ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो है वो फाइनेंशियली सिक कंपनी को आप क्रॉस बॉर्डर एक तरह से हेल्प भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बेसिकली पर्पस। फॉरेन प्रोसीडिंग, कोई भी प्रोसीडिंग जो स्टार्ट हुआ है जिसमें जो है वो कौन इन्वॉल्व है, दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी इज आउटसाइड इंडिया, यानी फॉरेन स्टेट इन्वॉल्व है एडमिनिस्ट्रेशन में या कहिए कि जुडिशियल प्रोसेस में। फॉरेन मेन प्रोसीडिंग आपको बताया, फॉरेन नॉन मेन प्रोसीडिंग बताया। देखिए लिखा हुआ साहब, टेकिंग प्लेस इन द स्टेट वेयर डेटर्स हैज सेंटर ऑफ इट्स मेन इंटरेस्ट, और इसके अलावा जो है वो क्या कहलाया, फॉरेन नॉन मेन प्रोसीडिंग। फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, कोई भी जो है वो इंडिया के बाहर के कंपनी का जो उसको क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, वो क्या कहलाएगा, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कोई भी जो है वो आपका क्या है, बिजनेस एंटिटी या इकोनॉमिक एंटिटी हमारा इस्टेब्लिशमेंट कहलाएगा। कह रहे हैं कि स्कोप ऑफ एप्लीकेशन, अनसेटल्ड मॉडल लॉ ऑन क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी अप्लाइज वेयर, कह रहे हैं कि ये हर उस जगह आपका जो है वो एप्लीकेबल होगा जहां पे असिस्टमेंट इज सॉट इन दिस स्टेट बाय फॉरेन कोर्ट, यानी कि फॉरेन कोर्ट हमारे लिए यूएसए फॉरेन कोर्ट, यूएसए के लिए हम फॉरेन कोर्ट। कहा कि जहां भी किसी भी देश के अदालत को मदद चाहिए रहेगा, अनसेटल्ड मॉडल लॉ के तहत उस चीज को क्या किया जाएगा, असिस्टेंस दिया जाएगा। असिस्टेंट इज सॉट इन फॉरेन स्टेट इन कनेक्शन विथ प्रोसीडिंग अंडर आइडेंटिफाई लॉ ऑफ इनएक्टिंग स्टेट। अगर मान लीजिए कि किस लॉ के तहत हम कार्रवाई शुरू करें, ये अगर नहीं पता चल रहा है, तो इंडियन जो है वो बॉडी वहां के बॉडी को मदद करेगी और बताएगी कि देखिए हमारे देश में अगर ये नाटक हुआ रहता तो हम इसे किसके तहत ले जाते। तो आप देख लीजिए आपके पैरेलल ये कौन सा है, ए फॉरेन प्रोसीडिंग एंड अ प्रोसीडिंग अंडर identify law of enacting a state relating to insolvency in respect of same debtor are taking place concurrently। अगर सेम चीज यहां भी चल रहा है और वहां भी चल रहा है, उस केस में कौन सा वाला लगाएं, इंडिया वाला लगाएं या यूएसए वाला भी इंडिया में एप्लीकेबल कराएं, या इंडिया में जो इंसॉल्वेंसी का चीज है उसी को यूएसए वाले में अप्लाई करें। कहा कि इसमें मदद दोनों देश के क्या करते हैं आपस में, कोर्ट, जुडिशियल बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी आपस में करते हैं कि हमारे यहां ऐसे है, आप अगर ऐसे करते हैं तो आपके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये हुआ, ये होना चाहिए। अगर जो है वो सिर्फ वो कर रहे हैं तो बताएंगे कि हम अपने देश में ऐसे करते हैं, आप अपने देश से इस तरह के प्रोसीड कीजिए, क्योंकि हमारे यहां इन्होंने किया नहीं है तो आप प्रोसीडिंग शुरू कीजिए, हमारे यहां भी किया, आपका भी किया हुआ है, हम ऐसे करेंगे, आपको इस चीज को वहां के अकॉर्डिंग ऐसे करना चाहिए। यानी कि सीधी सी बात कहें, मैंने आपको पहले बोला था जो भी बात अब कर रहे हैं वो सिर्फ हम पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए बात इतनी ही है। मॉडल लॉ अगर हमारा बना हुआ है, अनसेटल्ड मॉडल लॉ है, तो उसके तहत प्रोटेक्शन हम जो है वो हर स्टेट को दे रहे हैं, स्टेट का मतलब हर देश को दे रहे हैं जहां जहां पे चीज क्रिएट होता है। कह रहे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, प्रिंसिपल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन, कहा कि नहीं नेशनल ऑब्लिगेशन नहीं बल्कि किसको प्रायोरिटी दिया गया, इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को, और कॉम्पिटेंट कोर्ट और अथॉरिटी। कहा कॉम्पिटेंट कोर्ट और अथॉरिटी का मतलब सिर्फ हमारे देश का इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया नहीं, एनसीएलटी नहीं, बल्कि जो भी वहां के अकॉर्डिंग है वो भी क्या होंगे,
कॉम्पिटिटिव के कैटेगरी में आएंगे। जब तक कॉम्पिटिटिव नहीं होगा तो वो प्रोसीडिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ फॉरेन प्रोसीडिंग कवर्ड, कहा कि इसमें कौन कौन से फॉरेन प्रोसीडिंग कवर होंगे। कह रहे हैं कि जो भी चीज यहां पे मॉडल लॉ, ए फॉरेन इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग नीड टू बी प्रोसेस सर्टेन एट्रीब्यूट, किस तरह का, इंक्लूड द बेसिस इन इंसॉल्वेंसी रिलेटेड लॉ, जो आपके ओरिजिनेटिंग स्टेट और इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्रेडिटर्स कलेक्टिवली, कंट्रोल और सुपरविजन ऑफ एसेट। तीन बातें, एक देने वाला, आसान शब्दों में एक पैसे देने वाला, एक पैसा लेने वाला, और एक वो जगह जहां के चीज पे चार्ज क्रिएट करके पैसे दिए और लिए गए हैं। अगर ये सब एक ही देश में होगा तो कभी क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी का मामला नहीं होगा। इनमें से कहीं भी कोई भी जो है वो एक कंट्री से क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है, इसीलिए ये सिचुएशन आया। तो कह रहे इनमें से कोई भी सिचुएशन हो सकता है। कह रहे विद इन दोज पैरामीटर ए वैरायटी ऑफ कलेक्टिव प्रोसीडिंग वुड बी एलिजिबल। कलेक्टिव प्रोसीडिंग का मतलब है कि या तो एक कंट्री से या दोनों कंट्री से। एंड इंक्लूसिव अप्रोच इज ऑल्सो यूज्ड, यानी कि अगर इंडिया से भी शुरू हुआ, यूएसए से भी शुरू हुआ, तो ऐसे केस में क्या कीजिए, इंक्लूसिव अप्रोच कीजिए कि इस केस में दोनों जो है वो कैसे प्रोसीड करें कि सॉल्यूशन की तरफ पहुंचे। कहा यह तभी संभव है जब आप लेजिस्लेटिव गाइड के तहत प्रिस्क्राइब किए हुए मॉडल लॉ को क्या करते हैं, एडॉप्ट। मैं ये नहीं कहता कि अनसाइटल को ही करें, ये तो अपने अनसाइटल का बेनिफिट दे रहा है। ऐसे एक नहीं, ऐसे 56 तरह के मॉडल लॉ हैं। आपके में यहां इन्होंने 2-3 तरह का जो है वो जिक्र किया है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ऐसा इसीलिए कि क्या डब्ल्यूटीओ जो है वो इकलौता जो है वो इंटरनेशनल फोरम है। ऐसे 36 तरह के हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ सबसे बड़ा है। बड़ा क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्या है, मेंबर है, तो इसीलिए उसको सब मानता है। एक्सेस ऑफ फॉरेन रिप्रेजेंटेशन एंड क्रेडिटर टू कोर्ट इन स्टेट इनएक्टिंग मॉडल लॉ। कह रहे हैं कि अगर जिस जिस स्टेट ने, स्टेट का मतलब यहां कंट्री है, जिन जिन लोगों ने इस लॉ को क्या किया है, अडॉप्ट किया है, वहां पे उन्हें डायरेक्ट क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। यानी कि यूएसए के पैसे देने वाले सीधे इंडिया में जो है वो केस फाइल कर सकते हैं, कहीं कोई जो है बीच में रुकावट नहीं आएगी। इन एडिशन टू एस्टैब्लिशिंग द प्रिंसिपल of direct court access of foreign representative, the model law establish simplified proof। का सिर्फ इतना ही नहीं कि हम आपको एक्सेस देंगे, बल्कि जो प्रूफ वगैरह देना है वो भी क्या रहेगा, सिंप्लीफाइड तरीके से रहेगा। और हम आपके रिलीफ को आसानी से रिकॉग्नाइज करेंगे कि आप रिलीफ क्या चाहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो है हम प्रोसीड किए जाएंगे, बल्कि हम उसी डायरेक्शन में प्रोसीड करेंगे कि आप रिलीफ क्या चाहते हैं। gives the foreign representative the right to intervene in proceeding concerning individual action। कहा कि जो वहां के हमारे रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनको हम वो सारे राइट देंगे कि वो इंटरवेन कर सके हमारे यहाँ के इंडिविजुअल एक्शन में। यानी कि आप देखते हैं, दो अगर क्रेडिटर होते हैं इंडिया में ही, तो तुरंत वो कह देता है कि नहीं वो आप कैसे दे सकते हैं, हमारा भी इतना इंटरेस्ट क्या है इसमें इन्वॉल्व है, तो आप उसको इन चीजों का एक्सेस नहीं दे सकते। कहा बिल्कुल ऐसे ही इनको भी राइट रहेगा कि वो कह सकते हैं कि इतना अमाउंट हमारा इन्वॉल्व है, अभी आप सिर्फ उनको ये एक्सेस कैसे दे सकते हैं, ये प्रॉपर्टी का इतना हिस्सा उनको कैसे दे सकते हैं। कहने का मतलब है हियरिंग के दौरान हम उनको इक्वल फुटिंग पे ले रहे, जिस फुटिंग पे हम किनको लेते हैं, अपने ही देश के किसी और जो है वो क्रेडिटर को लेते हैं। एप्लीकेशन बाय फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव टू कमेंस अ प्रोसीडिंग, जरूरी नहीं कि जब तक इंडिया वाले जो है वो प्रोसीडिंग शुरू नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। अगर वहां के भी रिप्रेजेंटेटिव अगर प्रोसेस को कमेंस करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, इसका मतलब है कि वो प्रोसेस कमेंस कर सकते हैं। उनके लिए हमें कोर्ट अवेलेबल करवाना पड़ेगा, ये नहीं कि इस समय हमारे पास एबिलिटी नहीं है। वो डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कर सकते हैं। आप उनको कोर्ट एक्सेस करवाएंगे, उनकी चीजों को उसी प्रायोरिटी के साथ करेंगे जैसे अपने चीजों को करते हैं। राइट टू रिप्रेजेंटेशन के तहत अगर उन्हें कहीं भी लगता है कि उनके चीज जो है वो ज्यादा इन्वॉल्व है, तो ऐसे केस में वो अपनी ज्यादा दावेदारी रख सकते हैं। और आप जब इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो ये देखते हुए कि किसका कितना अमाउंट है, ना कि कौन इस देश का है कौन उस देश का। उनके 10 करोड़ अपने 2 करोड़ पैसे निकल करके आए 8 करोड़, आप ये नहीं कह सकते हैं कि उनका तो 10 है ना, वैसे ही उन्हें कम मिलेगा क्योंकि 8 टोटल ही हुआ है, कम से कम यहां वाले का जो 2 है वो दे देते हैं, उनको कम मिल ही रहा है तो 6 लेकर के जाए। कहा गया कि नहीं, जब कम मिले हैं तो वो कम ही बटेगा, लेकिन दोनों को एक जैसा बटेगा। ये बेसिकली यह इन्होंने कहा है।
साथ में कहा है कि नोटिफिकेशन टू क्रेडिटर्स, फॉरेन क्रेडिटर्स ऑफ प्रोसीडिंग, मतलब नोटिस का भी उनको राइट है। यानी कि अगर कोई ऐसा चार्ज है, देखिएगा चार्ज के बारे में वैसे तो आपने पढ़ा है, ड्यू डिलिजेंस में बताऊंगा थोड़ा सा। अगर चार्ज क्रिएटेड है तो उस चार्ज के केस में जब हम लोग पढ़ेंगे सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट, तो जब चार्ज क्रिएटेड है तो कहा गया कि उस चार्ज जब क्रिएट रहता है तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि इस पे किसका किसका चार्ज क्रिएटेड है। कहा गया कि आप उनको नोटिस भी दीजिए, नोटिफिकेशन भी दीजिए कि बॉस यहां पे तमाशा शुरू है, अभी वहां पे नहीं शुरू हुआ है। हमने यूके के भी बैंक से लिया था और हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लिया था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हमने क्या कर दिया, डिफॉल्ट हो गया। तो जब प्रोसीडिंग शुरू होगा तो ये वहां के भी बैंक को बोलेंगे कि हमने प्रोसीडिंग क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। खुद से इस बात की उनको क्या देंगे भाई, उनको पता चलेगा तब ना डायरेक्ट एक्सेस। डायरेक्ट एक्सेस का तो मतलब है कि यहां कार्रवाई नहीं शुरू, लेकिन उनको पता तो चलना चाहिए। उनका तो सारा कुछ अभी सही जा रहा है लेकिन प्रोसीडिंग इधर शुरू हुआ। कहने का मतलब है कि किसी भी तरीके से आप उनको अंधेरे में नहीं रखेंगे, किसी तरह से उनके साथ आपका जो बायसनेस नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट मैनर में करेंगे। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, प्रोसीडिंग का मतलब हो गया कि प्रोसीडिंग स्टार्ट कौन कर रहा है। इट माइट बी पॉसिबल कि आपने यूएसए के बैंक से भी लिया था, यूके के भी बैंक से लिया था, इंडिया के भी बैंक से लिया था। हमने पहला वर्ड जो बोला है वो बोला है डायरेक्ट एक्सेस एंड एनीवन कैन इनिशिएट द प्रोसेस। आप यूके हैं, आप इंडिया हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यूएसए में जो बंदा है उसने शुरू कर दिया तो वहां से प्रोसीडिंग शुरू हो गया। अब जब प्रोसीडिंग शुरू हुआ तो साथ में ये दोनों भी जंप कर गए। अब जब जंप कर जाएंगे तो तय करना पड़ेगा विच वन इज मेन एंड विच इज नॉन मेन। नहीं, एक कर रहा है तो कोई भी एक करे, उसको इक्वल राइट है। रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन प्रोसीडिंग एंड रिलीफ, हम उन प्रोसीडिंग को भी रिकॉग्नाइज करेंगे। कैसे करेंगे, कहा कि एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन प्रोसीडिंग एंड एप्लीकेशन फॉर रिकॉग्निशन शैल बी अकम्पेन्ड बाय सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डिसीजन। यानी कि आपने क्या किया, आप ऑलरेडी डिसीजन जो है वो लिया, आपके पास पावर है कि आप क्या कर सकते हैं, अपने कंट्री में उन चीजों के लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिसीजन कमेंसिंग ऑफ फॉरेन प्रोसीडिंग एंड अपॉइंटिंग द फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव। अपॉइंट किया आपने फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव क्योंकि वसूली करना है। तय हो गया यूएसए में कि इतना पैसा उस बैंक का जो है वो इन्होंने जो है वो फ्रॉड किया है, इतने पैसे चाहिए। ए सर्टिफिकेट फ्रॉम द फॉरेन कोर्ट अफर्मिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ फॉरेन प्रोसीडिंग एंड ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ व्हाट, अब वो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करेंगे। इन द एब्सेंस ऑफ एविडेंस रेफर्ड अबव, अगर कोई एविडेंस नहीं है तो एनी अदर एविडेंस एक्सेप्टेबल to the court of existence of foreign proceeding and of the appointment of foreign representative। कहा कि अगर वहां ही सारे एविडेंस हैं कि वही के पैसे हैं, सब कुछ वही है, कहीं और किसी का पैसा नहीं है, इट्स फाइन। लेकिन अगर ये एविडेंस नहीं आता है तो आपके तो रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे ही रहेंगे, बट इट हैज नॉट बीन कंक्लूडेड टू ओनली योर्स। उस केस में बाकी भी जगह क्या प्रोसीडिंग क्या होंगे, शुरू होंगे। आपने कह दिया, हमने आपकी बात मान ली, आपके रिप्रेजेंटेटिव हो गए क्योंकि आपके अकॉर्डिंग इतने पैसे बनते हैं, बट लेट द अदर टू इनिशिएट द प्रोसीडिंग, क्योंकि अब वो चीज जब बिकेगा तो वो सब में बटेगा जिसके जिस बेसिस पे। लेकिन अगर कोई और उसमें शामिल नहीं है तो क्या होगा, तो सिर्फ और सिर्फ आपके रिप्रेजेंटेटिव हो गए अपॉइंट। अब जो अनसेटल्ड मॉडल लॉ के दूसरे जो है वो कंट्री हुए, अगर इंडिया में वो चीज था तो वो बस उस रिप्रेजेंटेटिव को मदद करे क्या करने में, चीजों को रिकवर करने में। लेकिन अगर वहां और भी इन्वॉल्व है तो आपके रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट। वैसे ही अनसेटल्ड मॉडल लॉ से अब यूके के भी तो है कोई बंदा, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट होने दीजिए। जापान का भी है, उनके भी होने दीजिए। हो गए तीनों के, अब जो है वो बिकेगा और अब आप में क्या होगा, बटेगा। डिसीजन टू रिकॉग्नाइज ए फॉरेन प्रोसीडिंग, सब्सिक्वेंट इंफॉर्मेशन, इसमें क्या कहा गया है, द फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव शैल इन्फॉर्म द कोर्ट इमीडिएटली if from the time of filing the application for recognition of foreign proceeding there is any substantial change in status of recognized foreign proceeding। possible है कि meanwhile foreign main proceeding में या foreign proceeding में कोई चेंज आ सकता है। तो कहा अगर आ सकता है तो तुरंत वो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव बताए कि हुजूर आपने तुम्हें फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव बना दिया यूएसए वाले ने, लेकिन अभी जो वहां पे आया है क्योंकि इसमें यूके भी इन्वॉल्व था, उनके अकॉर्डिंग ये चीज है। अगर ऐसा कोई चेंज आ रहा है तो इमीडिएटली कौन बताए,
फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए तो हमने फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव बताया है कि हमने सब कुछ कर दिया, अब आप रिप्रेजेंटेटिव हो, और भी कंट्री इसमें क्या करेंगे, प्रोसीडिंग करेंगे। आप जो उन चीजों का ध्यान रखिए, अगर इसमें कोई चेंज है तो उस बॉडी को जरूर बताइए जिस बॉडी ने आपको फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव क्या किया है, अपॉइंट किया है। एनी अदर फॉरेन प्रोसीडिंग रिगार्डिंग द सेम डेटर दैट बिकम्स नोन टू द फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव। देखिए अभी तक तो यही था पता कि मेरा है मेरा है, कल को पता चला यूके वाले ने भी किया, तो फटाक से बताइए आप यूएसए वाले जिस बॉडी ने आपको कहा था कि नहीं अभी रुकना पड़ेगा, कि आपने तो कह दिया कि मैं रिप्रेजेंटेटिव में जाकर के जो है वो 50 करोड़ वसूल लूं इस प्रॉपर्टी से। अभी ऑर्डर आया है जिसमें बोला गया कि यूके के भी रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हुए हैं, उनके भी बनते हैं 30 करोड़ रुपए। तो ये किसको बताए, अपने जो है वो अथॉरिटी को बताए। इफेक्ट ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन मेन प्रोसीडिंग। अगर फॉरेन मेन प्रोसीडिंग ये अनाउंस हो गया है, रिकॉग्नाइज हो गया है, तो ऐसे केस में कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल एक्शन और इंडिविजुअल प्रोसीडिंग कंसर्निंग द डेटर्स एसेट, राइट, ऑब्लिगेशन और लायबिलिटी इज स्टेड। इसीलिए क्योंकि अब तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि फॉरेन मेन प्रोसीडिंग अब इंडिविजुअल राइट वगैरह नहीं होगा, वो सब क्या हो गया, स्टे। एग्जीक्यूशन अगेंस्ट द डेटर्स एसेट इज, कुछ याद कीजिए ना, मोराटोरियम। तो इसका मतलब इम्यूनिटी दीजिएगा तभी तो अब होगा, तो बस यही चीज तो कह रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है तो यहाँ पे किसी सेक्शन के तहत नहीं बोल करके, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग चलेगा, लेजिस्लेटिव गाइड या फिर अनसेटल मॉडल लॉ के बेसिस पे चलेगा, वहां पे इन्होंने कहा स्टे हो गया। द राइट टू ट्रांसफर इनकम्बर एसेट डेटर्स इज सस्पेंडेड। अगर देखिएगा तो एग्जैक्टली सेम सिचुएशन है। रिलीफ दैट मे बी ग्रांटेड अपॉन रिकॉग्निशन ऑफ, क्या क्या और डिटेल कर दिया, स्टेइंग द कमेंसमेंट और कंटिन्यूएशन ऑफ इंडिविजुअल एसेट, स्टेइंग ये वाला मेन रहेगा क्योंकि ये रिलीफ भी तो है। रिलीफ और मोराटोरियम ऑब्वियसली थोड़ा तो मैच करेगा। हमारे देश में मोराटोरियम एक तरह का रिलीफ नहीं था, बट इट वाज नॉट ऑल अबाउट द रिलीफ। रिलीफ का कुछ पार्ट जरूर था मोराटोरियम, लेकिन उसके बाद भी तो आप रिलीफ में पैसे और बाकी चीज देते जो मोराटोरियम में थोड़ा देते। मोराटोरियम का मतलब तो स्टे लगना, दिस होना, दैट होना, तो ऑब्वियसली बात ये भी एक रिलीफ का ही पार्ट है। सस्पेंडिंग द राइट टू ट्रांसफर, प्रोवाइडिंग द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, इंटरेस्टिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रियलाइजेशन। अब आ गया ना रियलाइजेशन वाला चीज कि उस जगह पे जाएगा, एसेट को देखेगा, छुएगा, जांचेगा और देखेगा कितने वैल्यू का है। ग्रांटिंग एनी एडिशनल रिलीफ, कोई और भी रिलीफ क्या कर सकते हैं, ग्रांट कर सकते हैं। इंटरवेंशन बाय ए फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव इन प्रोसीडिंग, पढ़ा हुआ है, क्या जो है वो फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं प्रोसीडिंग में, बिल्कुल कर सकते हैं। कोऑपरेशन एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन कोर्ट और फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव, बिल्कुल है कि कोऑपरेशन रहेगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन कोर्ट और किसके, फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव। फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव आपने अपॉइंट कर दिया, अभी मैंने बोला दूसरा फॉरेन प्रोसीडिंग शुरू हो गया तो बताएगा ना, उसके साथ कम्युनिकेट करेगा, उसके साथ क्या करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ए पर्सन और बॉडी टू एक्ट एज एट द डायरेक्शन ऑफ कोर्ट, जो रिप्रेजेंटेटिव है। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मीन ऑफ कंसीडर्ड अप्रोप्रिएट बाय द कोर्ट, जिस तरीके से लगेगा कोर्ट कोई और पर्सन को अपॉइंट करेगी। कोऑर्डिनेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सस्पेंशन ऑफ डेटर्स एसेट एंड अफेयर, जैसे करते थे डेटर्स के एसेट्स वगैरह को क्या करेंगे हम, सस्पेंड करेंगे, यानी कि आप उसका एक्सेस नहीं ले पाएंगे। अप्रूवल और इंप्लीमेंटेशन बाय कोर्ट ऑफ एग्रीमेंट कंसर्निंग द कोऑर्डिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग, प्रोसीडिंग को कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई और भी किसी तरह का जो है वो कोई ऑर्डर देना होगा तो ऑर्डर क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। कोऑर्डिनेशन ऑफ कंकरेंट प्रोसीडिंग रिगार्डिंग द सेम डेटर्स, एक ही डेटर्स पे एक साथ डिफरेंट प्रोसीडिंग अगर चल रहे हैं, कौन से प्रोसीडिंग, फॉरेन प्रोसीडिंग, तो उसको क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। द इनएक्टिंग स्टेट में विश टू लिस्ट एडिशनल फॉर्म ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कॉपरेशन, कहा गया कि हम जब अपने देश में इस लॉ को इनैक्ट कर रहे हैं, इतना तो हम करते ही हैं, ये लिखते हैं हम अपने लॉ में, साथ ही अगर कुछ और भी हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि अगर कोई ऐसा प्रोसीडिंग शुरू होगा तो हम बाहर वाले को ये और एक्सेस देते हैं। यानी कि ये है बेसिकली जब मॉडल अनसेटल मॉडल लॉ के अकॉर्डिंग आप जुड़ रहे हैं तो वैसे केस में आपने प्रोवाइड किया दूसरे को,
इतने तो आप देंगे ही देंगे, कुछ और भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, उनको राइट दे सकते हैं कि आप हमारे देश में जब प्रोसीडिंग के लिए आए तो ये सारे और राइट आपके पास होंगे। कंकरेंट प्रोसीडिंग का मतलब साइमल्टेनियसली जो प्रोसीडिंग आपका एक साथ क्या हो, शुरू हो, वो क्या कहलाएगा, कंकरेंट। और कंकरेंट प्रोसीडिंग में जिसका जितना अमाउंट दिया हुआ है वो सारे अमाउंट एक साथ कंसीडर होंगे और उसी रेशियो में उनको क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा, अगर एसेट हमारा क्या है, सेम है तो। और अगर अलग अलग एसेट हैं और अलग अलग लोग हैं तब ये कंकरेंट प्रोसीडिंग नहीं होगा। कंकरेंट प्रोसीडिंग होने के लिए देने वाला बैंक, एक्सेप्ट करने वाला पर्सन, या जिस चीज पे चार्ज क्रिएट किया गया, ये जरूर इनमें से कोई ना कोई एक कॉमन होना चाहिए। और अगर ये कॉमन नहीं है तो कंकरेंट प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, जब हम क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं तो ये पहले क्रिएट कब होता है, जब पैसा देने वाला लेने वाला एसेट कहीं ना कहीं इंडिया से बाहर हो। अब कह रहे हैं कि कंकरेंट तब जब एक ही चीज पे दो एक साथ हो, एक आपने प्रॉपर्टी पे क्रिएट किया है बाहर के बैंक से कर्ज लेके, एक इन्होंने किया है, क्यों ये कंकरेंट होगा, ये एक अलग प्रोसीडिंग है, ये क्या है, एक अलग प्रोसीडिंग है। एक बैंक से आपने लिया, यूएसए के यूके के भी बैंक से आप ही ने लिया, एक ही एसेट पे, कंकरेंट हो गया। कह रहे हैं कि इन्होंने जो है वो यूके के बैंक से लिया और किसी एसेट पे, कहीं कंकरेंट नहीं। तो कंकरेंट का मतलब है एसेट क्या होना चाहिए, देने वाला, कह रहे हैं एसेट देने वाला या पैसे लेने वाला, कहीं ना कहीं इनमें से क्या हो, एक जो चीज पे जो है वो एक से ज्यादा लोग हो, यानी कि इनमें से कोई जो है वो सेम हो और प्रॉपर्टी जो है वो कोई और ज्यादा हो। पर्सन दो, प्रॉपर्टी एक, तो भी कंकरेंट हो गया। देने वाले पर्सन दो, लेने वाले पर्सन एक, प्रॉपर्टी एक, कंकरेंट हो गया। प्रॉपर्टी दो, देने वाला पर्सन एक, लेने वाला पर्सन एक, कंकरेंट, क्योंकि दो प्रॉपर्टी पे एक साथ प्रोसीडिंग एक ही पर्सन के लिए शुरू होगा। दो प्रॉपर्टी, देने वाले अलग अलग, लेने वाले अलग अलग, कंकरेंट नहीं है। अब ये किनका प्रिंसिपल था, अनसेटल मॉडल लॉ का था। अब कौन बोलने के लिए आ गए, बोला ये भी ऐसा ही ऐसा, और क्या बोलेगा इसमें नया आकर के। द वर्ल्ड बैंक प्रिंसिपल वो ओरिजिनली डेवलप इन 2001 इन रिस्पॉन्स टू रिक्वेस्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। ये कहानी पहले दिया है कि जब क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गया था तो ये कह रहे हैं कि मुझे बहुत रिक्वेस्ट आया कि भाई कुछ किया जाए, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम है। एट द टाइम देयर वर नो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बेंचमार्क, कि उस समय कोई भी जो है वो इंसॉल्वेंसी सिस्टम के लिए कोई भी जो है वो एक बेंचमार्क नहीं था, यानी कि कोई भी जो है एक हमारे पास पुख्ता कानून थे ही नहीं, कोई आइडियल चीज था ही नहीं जिसको हम एक मानते, यानी जिससे हम रेफरेंस लेते। वर्ल्ड बैंक इनिशिएटिव बिगन इन 1919 एंड आपके यहां तो 2016 में तो आया है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी, अगर देखिएगा तो, विथ द कंस्टिट्यूशन ऑफ एन एडॉक कमिटी, यानी कि जरूरत हुई तो, and with the association of leading international experts who participated in World Bank Task Force and Working Group। कहा कि ये सारे लोग मिले, सिर्फ अभी तलाश कर रहे हैं किस चीज की, सॉल्यूशन, कि कोई तो एक बेंचमार्क मिले। बेंचमार्क का मतलब है कि बताइए तो करें कैसे, कैसे इस चीज को बढ़ाएं, एक कॉमन सा चीज बताएं कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे करेंगे। अनसेटल मॉडल ने तो कर दिया, तब हमने पढ़ना शुरू किया ना। ये तो कर रहे हैं कि जब ये चीज आ रहा था तो कैसे आ रहा था। द प्रिंसिपल वो वेस्टेड इन अ सीरीज ऑफ 5 रीजनल कॉन्फ्रेंसेस। लगातार कितने रीजनल कॉन्फ्रेंस में, 5 जो है वो 5 कॉन्फ्रेंसेस हुआ, जिसमें 75 जो है कंट्रीज के एक्सपर्ट आए और तब उन्होंने जो है वो ड्राफ्ट किया और तब ड्राफ्ट करके पब्लिक कमेंट के लिए छोड़ा। ये मेहनत बता रहे कि कैसे हमने किया, क्योंकि कोई बेंचमार्क था नहीं तो हम किसको फॉलो करते हैं, हमें तो रॉ से कुछ करना था ना। अभी आप देखते हैं हम कैसे कानून बनाते हैं, हम रॉ से नहीं चलते हैं। अगर हम रॉ से कानून बनाए तो मैं आपको सही बताता हूं, हमारे देश के बने हुए एक कानून के बाद तकरीबन जो है पुराने 100 कानून हट जाएंगे। अगर हम रॉ से चले, हर एक बात को समझ करके। हम करते क्या है, हमें जब इस चीज की जरूरत थी तो हमने कहा कि देखें इससे मिलता जुलता चीज यूके में क्या है, यूके से ज्यादा, क्योंकि हमारे पे राज किए, ये वाला ये उठा के लाते हैं। अब उसको अपने अकॉर्डिंग तोड़ना मोड़ना शुरू करते हैं
और उस तोड़ने मोड़ने में भी पढ़ पढ़ के नहीं करते हैं। जैसे एक हुआ ना कि जैसे हम लोग जो है किसी चीज को पढ़ते हैं, तो एक हुआ कि सीधा का सीधा चलो स्टडी मैट का हाथ डालो, ये याद कर लो। एक हुआ कि नहीं, हमने देखा कि नहीं ये बकवास है, इसको क्या करो, हटाओ और इसको पढ़ो। तो वैसे ही हम जो है वो सीधे जो है वो धप्पा वाला हल करते हैं। ये चीज है, हटाओ ना इसको, देखो ना क्या मेन चीज मिल जा रहा है। अब इसी में हमारा जो है वो चीज निकल करके नहीं आता है। इन्होंने कहा हमारे पास कोई बेंचमार्क है नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी रॉ, हमें स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो कहा ठीक है, बुलाओ लोगों को, किस चीज के लिए, कमेंट के लिए। लेकिन 5 राउंड मीटिंग के बाद डिफरेंट कंट्रीज के जो है रिप्रेजेंटेटिव के, 75 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव के कहिए तो ओपिनियन के बाद हमने चीजों को पब्लिक कमेंट के लिए छोड़ा। वर्ल्ड बैंक कर रहे हैं ना, इसीलिए पब्लिक कमेंट। द वर्ल्ड बैंक ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव द प्रिंसिपल 2001 में इन कनेक्शन विथ इन ज्वाइंट किसके साथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सबके सहमति से लास्ट में क्या किया गया, लास्ट में तैयार किया गया। लेकिन सब्जेक्ट टू रिव्यूइंग द एक्सपीरियंस एंड अपडेटिंग द प्रिंसिपल। कहा हमने कर तो दिया, लेकिन अभी भी हम उसको छोड़े हैं। जैसे मॉडल लॉ, ये भी मॉडल लॉ, देखते हैं आने वाले दिनों में इससे क्या क्या समस्या निकल करके आती, फिर हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। इनके जो प्रिंसिपल थे, जैसे अभी इन्होंने जो तैयार किया है, जो लोगों तक छोड़ा है, कह रहे कि इसमें इन्होंने क्या, इनका की एलिमेंट था। पहला क्रेडिट इन्वायरमेंट को लेकर के इन्होंने बोला कंपेटेबल क्रेडिट एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम। इसके तहत इन्होंने कहा कि सबसे पहले आप जो है वो क्रेडिट और उसका इन्फोर्समेंट सिस्टम बनाइए। हर कंट्री को कहा कि क्रेडिट इज नॉट अ बैड थिंग, लेकिन क्रेडिट करने से पहले उसके इन्फॉर्मेशन, उसके जो है वो इन्फोर्समेंट वाले पहलू को भी देखे। ये नहीं कि बैंक आंख मूंद करके पैसा दे रहा है, आपके जो है एनबीएफसी पैसे दे रहे हैं। अरे भाई ये भी सोचिए कि वो पैसा कैसे रिकवर होगा और कहां पैसा दे रहे हैं, वहां से रिकवर करते वक्त का क्या मैकेनिज्म बना हुआ है। अगर यूएसए के किसी पर्सन को दे रहे तो देखिए वहां पे कि मैकेनिज्म भी है या नहीं, या यूएसए अगर दे रहा है इंडिया में तो इन्होंने गाइड किया। इनका काम ही होता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इनका काम ही इंटरनेशनली लोगों को क्या करना, पैसे और फाइनेंशियल्स के मैटर पे गाइड करना। और यूनाइटेड नेशन का काम होता है किसी तरह के डिस्प्यूट पे जहां 2 कंट्री का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, यहां उनकी मदद करना। अब ये सब डिस्कस नहीं करेंगे कि इसमें यूएसए का ही चलता है, इसका चलता है, उसका चलता है, फिर तो हम तो नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए हम ये मान के चलते हैं ये सब अपने काम को नोबल तरीके से कर रहे हैं। तो कहा कि जब भी दे पहले क्या चेक करें, देखिए कि कितना इफिशिएंट सिस्टम है जिसके जरिए क्या होगा, जिससे जो है वो रिकवर होगा। तो कहा कि क्रेडिट आप दीजिए, लेकिन क्या कीजिए, इन्फोर्समेंट को देख करके, कोलैटरल सिस्टम। कहा कि पैसे जब देते हैं तो उसका एक मजबूत पिलर यह है कि उसके पीछे कोलैटरल क्या है, सिक्योरिटी क्या है, और तब जो है वो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को क्या करना, इन्फोर्समेंट। ठीक है, कोलैटरल बहुत अच्छा है, उस कोलैटरल का इन्फोर्समेंट है पॉसिबल। वो मकान लोगों के रहने का है, किस तरह का मकान है, उसका इन्फोर्समेंट आप कैसे कर सकते हैं, ज्यादा क्रूअल तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर इंटरनेशनल फोरम है, तुरंत ही जो है वो मानवाधिकार और बड़े सारे चीज जो है वो सामने आ जाएंगे। तो कहा कि आप ये देख लीजिए कि लोगों के जो है रहने वाले मकान पे, मतलब ये एडवाइस कर रहे हैं किनको, जो भी क्रेडिट सिस्टम को चला रहे, जो भी क्रेडिट दे रहे हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कहा कि देने से पहले जरा सर्वे कीजिए कि इनका पहले का क्या रिकॉर्ड है। जो लोग आपको, जिनको आप पैसे दे रहे हैं, उनको देखिए, क्योंकि देखिए अगर इन्फोर्समेंट सिस्टम आपका सही नहीं होगा तो हार्मोनी नहीं रहेगा। चीजों की वसूली तो कर लेंगे, लेकिन बहुत बैड इंपैक्ट जाता है, और वो बैड इंपैक्ट से बिजनेस को बहुत असर पड़ता है। जैसे बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को क्यों पैसे छोड़ने पड़ते हैं किसानों के, क्योंकि वो वसूल सकते हैं, वो तो ऐसे ही इस बुरे हालत में है, वो इतने बुरे हालत में है कि ऐसे ही जो है वो इनकी स्थिति खराब है। अब अगर ऐसे में जो है अगर उनसे वसूली की जाएगी तो वो क्या रेसिस्ट करेंगे। लेकिन कहा गया कि तुरंत ये सेंटीमेंट जाता है कि इस बैंक ने जो है बेचारे को मजबूर कर दिया मरने पे, हो गया। अब दूसरे जो है लोग उस बैंक से नहीं लेना चाहेंगे, जबकि बैंक क्या करे। इन्हीं चीजों के लिए एक प्रिंसिपल था, आपके कोर्स में हटा दिया गया, लोक अदालत। यहां पे नहीं है, मतलब सीआर में नहीं है। पहले हम लोग सीआर में पढ़ाते थे लोक अदालत, और वो लोक अदालत का जो प्रोविजन था, वो प्रोविजन था यही, जो हम लोग रिकवरी का एक पार्ट लोक अदालत भी था।
कि वहां के पंचायत और बाकी लोगों के जरिए उन पर प्रेशर क्रिएट कीजिए कि ये नहीं कि वो जो है वो नीलाम हो जाए, बल्कि वहां के पंचायत से मिलकर के कि बताओ कितना दे पाओगे, क्या कर पाओगे, और उसको क्या करना, सेटल करना, ताकि दोनों काम हो, पैसे भी आए बैंक को और बैड इंप्रेशन भी ना जाए। तो कह रहे क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाइए और एक क्रेडिटर जो है वो दूसरे क्रेडिटर की मदद कीजिए। मतलब किसने जो है वो कितना जो है वो किसको दिया था और किससे रिकवर हो रहा है, इसका डेटाबेस बनाइए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने बनाया है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इनके कहने का मतलब है कि उसका एक्सेस रखिए एक दूसरे क्रेडिटर, यानी वैसा एक इंटरनेशनल जो है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाए, जैसे हमने बनाया है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का, ध्यान है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी, वैसा ही कहा कि आप इंटरनेशनल लेवल पे बनाइए और सब वहां अपने इंफॉर्मेशन फीड कीजिए, अपने जो है वो आउटपुट फीड कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट टाइम वो आपको काम देगा, ताकि उसको आप पे करने लगे तो समझ जाइए कि उससे जो है वो पैसे रिकवर करना कितना आसान है और क्या है, लीगल सिस्टम क्या है, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाइए। किस कंट्री में किसी चीज की इन्फोर्समेंट को लेकर के कितना अच्छा लीगल सिस्टम बना हुआ है। इंफॉर्मेशन कोऑपरेट वर्कआउट, कह रहे हैं कि इसमें बड़े सारे जो है हमारे जो वर्कआउट होते हैं वो सब लॉ के अंडर होते हैं। दिस ऑल वर्क्स अंडर शैडो ऑफ लॉ। अगर लॉ नहीं है तो कहीं पे किसी भी तरीके से आप कुछ भी कर लें तो आपका जो है वो चीज जो है वो वर्कआउट नहीं होगा। इट मस्ट बी सपोर्टेड बाय सम काइंड ऑफ लॉ। तो ये जो हमारा कोऑपरेट वर्कआउट है ये तभी वर्क करता है जब किसी न किसी लॉ का क्या मिला हुआ है, उनको शैडो मिला हुआ है। हाँ, बचने का भी रास्ता शैडो है और इन्फोर्समेंट का रास्ता भी क्या है, शैडो है। तो आप वो देखिए कि क्या अवेलेबल है। इंसॉल्वेंसी लॉ सिस्टम, एक तो इन्होंने क्रेडिट वाले में इतनी बात कही, दूसरे किस में कहा, इंसॉल्वेंसी लॉ सिस्टम। इंसॉल्वेंसी को लेकर के कौन से लॉ, कमर्शियल इंसॉल्वेंसी, इसमें इन्होंने कहा दो अप्रोचेज वैरी। क्यों वैरी करता है भाई, क्योंकि इंडिया में थोड़ा सा अलग हो सकता है, दूसरे कंट्री में कुछ और हो सकता है। नंबर ऑफ एम एंड ऑब्जेक्टिव, क्योंकि कहा कि हर कंट्री का थोड़ा अलग है इंसॉल्वेंसी बनाने का। हमारे यहाँ जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड बना उसका पर्पस कुछ और हो सकता है, दूसरी जगह अगर ये चीज बना तो कुछ और हो सकता है। लेकिन कहा कि कम से कम इन बातों का जरूर वो ध्यान रखे हों। किन बातों का, इंटीग्रेट विथ कंट्रीज ब्रॉडर लीगल एंड कमर्शियल सिस्टम। उनके देश में जिस भी तरह का कमर्शियल एक्टिविटी होता है और उसके लिए जो भी उन्होंने लीगल सिस्टम बनाए हैं उन सबको वो मैच करे। ये नहीं कि आपने बहुत सारे जो है वो बिजनेस करने का परमिशन तो दे रखा है लेकिन उसके लिए उस तरह से आपने प्रोविजन क्रिएट नहीं किया है। मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ फर्म्स एसेट एंड रिकवरीज ऑफ क्रेडिटर, प्रोवाइड फॉर बोथ इफिशिएंट लिक्विडेशन ऑफ नॉन वायबल बिजनेसेस एंड दोज वर लिक्विडेशन, मतलब लिक्विडेशन और रिकवरी दोनों के लिए। स्ट्राइक अ केयरफुल बैलेंस बिटवीन लिक्विडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, देखिए वहां पे किस तरह से बना हुआ है। इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ सिमिलरली सिचुएटेड क्रेडिटर इंक्लूडिंग सिमिलरली सिचुएटेड फॉरेन एंड डोमेस्टिक क्रेडिटर। उन्होंने कितना जो है वो एक जैसा जो है वो कानून रखा है, किसके लिए, बाहर वालों के लिए और यहां वालों के लिए, मतलब उस कंट्री वालों के लिए। प्रोवाइड फॉर टाइमली, इफिशिएंट एंड इम्पार्शियल, कह रहे कि चेंजेज हो सकते हैं लेकिन ये तो कम से कम होना चाहिए, टाइमली, इफिशिएंट एंड इम्पार्शियल रिजोल्यूशन। प्रिवेंट द इम्प्रॉपर यूज ऑफ इंसॉल्वेंसी सिस्टम, इंसॉल्वेंसी सिस्टम का कोई इम्प्रॉपर यूज ना हो। याद कीजिए हम लोगों ने इसमें प्रेफरेंसेस ट्रांजेक्शंस पे कितना बात किया था, तो कहा कि वो चीज नहीं होना चाहिए कि सब कुछ तो बनाया लेकिन उसमें ऐसा लूप होल छोड़ा है कि उससे दूसरे फायदे ले रहे हैं। प्रिवेंट द प्रीमेच्योर dismemberment of debtors asset by individual creditor seeking quick judgment, कह रहे हैं कि ये भी चीज होना चाहिए। याद है आपको हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर आप जो है वो फ्रेश स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमने पढ़ा था कि अगर प्रीमेच्योरली आप करते हैं, पॉसिबल नहीं है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, प्रीमेच्योर। कह रहे हैं कि यहां पे भी जो आप प्रीमेच्योर प्रोविजन बनाइए कि अगर मान लीजिए कि कोई भी डेटर्स एसेट इंडिविजुअल अगर वो नहीं चाहता इतने लंबे तक जाना और बीच में ही जो है वो क्विट चाहता है, सॉल्यूशन चाहता है, तो प्रोविजन रखिए कि ये नहीं कि अब अगर इन कर गए तो अब क्या करना पड़ेगा, सिर्फ उसी रास्ते से निकलना पड़ेगा, नहीं, देयर इज वे। अगर आपको लग रहा है इन कर गए लेकिन मीनवाइल कोई सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप क्या हो सकते हैं, बैक हो सकते हैं। प्रोवाइड ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर, recognize existing creditors' right in respect of priority of claim
इस्टेब्लिश अ फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी। ये एस्पेक्ट सेकेंड प्रिंसिपल, सेकेंड की प्रिंसिपल किसका है? वर्ल्ड बैंक का प्रिंसिपल है। क्वेश्चन एग्जाम में हो सकते हैं कि व्हाट इज द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ वर्ल्ड बैंक फॉर इंसॉल्वेंसी, और उस केस में हेडिंग में ही आपका काम चल जाएगा, भीतर कम लिखना पड़ेगा, डिपेंड करता है। अगर 3 मार्क्स का रहा तो हेडिंग चाहिए मेन, और उसके बाद है तो क्या कीजिए, उसके भीतर एक्सप्लेनेशन दीजिए। ज्यादा पॉइंट फिर इसीलिए ताकि चीज रटने की जगह क्या हो जाए, 1-2 पिक हो जाए तो काम आसानी से हो जाएगा। इंप्लीमेंटेशन यानी कि इंस्टीट्यूशनल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, उस चीज को क्या करने के लिए, इंप्लीमेंट हो गया फैसला, इंप्लीमेंट करने के लिए क्या है। ओवरवैचिंग कंसिडरेशन ऑफ साउंड इन्वेस्टमेंट, इसमें कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हर कंट्री का, जिस भी कंट्री में आप जो है वो पैसे दे रहे हैं, ले रहे हैं, पहले वहां का देख तो लीजिए कि वहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस बाकी चीजों का कैसा जो है वो स्थिति है। प्रेडिक्टेबिलिटी यानी कि इन्वेस्टमेंट इन इमर्जिंग मार्केट इज डिस्करेज्ड बाय द लैक ऑफ वेल डिफाइंड एंड प्रेडिक्टेबल रिस्क एलोकेशन रूल। कहा कि आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं भी कितना भी चीज हम कानून बनाए, कुछ भी करें, कहा कि हर जगह अलग अलग स्थिति है। एक कंट्री में तो रिस्क को प्रेडिक्ट करने का कोई तरीका ही नहीं है, और उसमें भी आप चले क्या करने, क्रॉस बॉर्डर पैसे देने लेने और इंसॉल्वेंसी का मामला, तो उस केस में तो और दिक्कत है। तो इसलिए आप इन चीजों को क्या करें, आप साउंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को जरूर देखिए और उन बातों को कंसीडर करके कीजिए। इन्वेस्टमेंट कीजिए लेकिन उसको क्या कीजिए, कंसीडर करके कीजिए। यूनाइटेड स्टेट बैंक्रप्सी कोड, हाँ मैंने आपको बोला था कि वो जो है वो दोनों जगहों पे है, वहां भी है और यहां भी है। यहां पे इन्होंने चैप्टर करके लिखा है, लेकिन ये काम का चीज है 6 बेसिक टाइप ऑफ बैंक्रप्सी केस, जिसमें से ये जो है वो क्या है, रीऑर्गेनाइजेशन। और ये रीऑर्गेनाइजेशन कभी कभी पूछ देता है, तो देखिए रीऑर्गेनाइजेशन को हमने यहां डिफाइन किया है। रीऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा है, पूरा का पूरा रीऑर्गेनाइजेशन ही तो हम पढ़ रहे थे। रिकंस्ट्रक्शन इज व्हाट, सेम ही है, सिनोनिम्स वर्ड है। कह रहे अमेरिकन बैंक्रप्सी प्रोसीजर इनेबल सिक कंपनीज टू रीस्ट्रक्चर इट्स डेट ऑब्लिगेशन इवन वाइल रिमेनिंग ऑपरेशनल। हमने भी यहां बनाया हुआ है, तभी तो हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड के जरिए पहले जो है वो रिजोल्यूशन, तब किस पे आते हैं, लिक्विडेशन पे आते हैं। इसके लिए पहले हमने जो बनाया हुआ था वो सिक्का था, लेकिन उसको हमने जो है वो हटाया, उसकी जगह ये हमारा आया है। पहले था सिक कंपनीज, आपका जो है वो सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, उसमें हमने बनाया हुआ था कि अगर कोई जो है सिक कंपनी है तो उसको सिक कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ था। ये यहां पे कह रहे हैं कि वहां पे बैंक्रप्सी कोड बना हुआ है जिसमें वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो है वो कंपनी को चलते हुए रिमेनिंग ऑपरेशनल, कंपनी को कैसे क्या कराया जाए, सिकनेस दूर किया जाए। इन यूएस द चैप्टर 11 यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसीडिंग आर कंसिडर्ड एज रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस फॉर कॉर्पोरेट, यानी कि ये प्रोसेस उनका क्या कहलाता है, रीऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। मेनी कंपनीज आर नोन टू हैव रिवाइव अंडर चैप्टर 11। अब बार बार वो चैप्टर 11 कह रहे हैं कि अंडर रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस उन्होंने बड़े सारे कंपनी को क्या किया है, रिवाइव कराया है, मतलब वो कंपनी बंद नहीं हुई। फर्दर चैप्टर 11 यानी रीऑर्गेनाइजेशन इंश्योर्ड द इमरजेंस ऑफ कंपनी विथ सस्टेनेबल डेट लेवल एंड प्रॉफिटेबल, और बाद में जो है वो कंपनी क्या हो गई, प्रॉफिटेबल भी हो गई। रीऑर्गेनाइजेशन बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग आर अवेलेबल टू एवरी बिजनेस वेदर organized as a corporation, partnership, sole proprietorship and to individual, although it is most prominently used by corporate entity। का ज्यादातर किसमें इस्तेमाल होता है, corporate entity को चलाने के लिए, लेकिन हम सब के लिए। हमारे देश में फ्रेश स्टार्ट इशू नहीं था, फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस हमारे देश में जो है वो आपके जो है वो पार्टनरशिप को लेकर के भी, कंपनी को लेकर के भी और एलएलपी को भी लेकर के। अब इसमें जो चैप्टर लिखा है आपको समझ में आता है तो कर लीजिए। इंडिया का तो शायद ही सेक्शन कहां से कहां तक है वो याद होगा, किस चीज का कि किस चीज का कहां। यहां कह रहे चैप्टर 11 यानी रीऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ सेक्शन, तो कीजिए। और चैप्टर 1 सब चैप्टर 2 सब चैप्टर 3 सब चैप्टर 4। अब मैं इसको रीड करूं
तब मैं कूद जाऊंगा कहीं से। जो रहे सेलियंट फीचर ऑफ चैप्टर 11 यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन के ही बारे में बात कर रहे हैं। इज नॉट अ डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी इतना तो हमें पता चला क्योंकि आप रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। कंपनीज डू नॉट फाइल अंडर चैप्टर 11 टू लिक्विडेट, they do so in order to continue operating and to take the necessary steps to emerge as a financially stronger business, organizing their operations or balance it in some cases by selling substantially all its asset। यानी कि इसके तहत अगर कंपनी के जो है वो बुरे हालत भी है तो रीऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, जहां पे अपने बड़े सारे एसेट्स को बेच करके, वो एसेट्स जो काम के नहीं है उनको बेच करके अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। 4 बिजनेस कर रहे हैं, स्थिति बुरी है, वो बिजनेस जो फायदा नहीं दे रहा है उनके चीजों को बेचिए और उस पैसे को कहां लगाइए, जो आपके प्रॉफिटेबल है वहां पे पैसे को लगाइए। मैनेजमेंट रिमेन्स इन कंट्रोल ऑफ बिजनेस, कह रहे हैं कि मैनेजमेंट आप ही के कंट्रोल में रहेगा। रिहैबिलिटेट प्रोसेस, ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मॉनिटर्स टिपिकली आर नॉट अपॉइंटेड। ये काम की चीज है, कहने कि हम कुछ भी और अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, हम आपको ही रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं। हम कहीं से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई ट्रस्टी अपॉइंट कर रहे हैं, हम आपकी बस मदद कर रहे हैं जिससे आप अपने आप को क्या कर सके, रीस्ट्रक्चर कर सके और आपका सीकनेस जो फाइनेंशियल सीकनेस है दूर हो सके। नॉर्मली डज नॉट कॉज इंटरप्शन टू बिजनेस ऑपरेशन। रीजन, जब भी कोई बाहर वाला नहीं है, एमडी का पोजीशन नहीं गया है, हमारे यहाँ जैसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होते हैं वैसे ही उनका जो है वो ऑफिस क्या मान लिया जाता है, वेकेट मान लिया जाता है। नॉर्मली द कंपनी इज गिवन ब्रीदिंग रूम ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी कि एन ऑटोमेटिक स्टे। जनरली बहुत सारे लीगल एक्शन पे ऑटोमेटिक क्या लग जाता है, स्टे। ये तो हर जगह मोरेटोरियम जैसा चीज है, वो यहां भी है। प्रोवाइड्स प्रोसेस फॉर रिहैबिलिटेटिंग द बिजनेस ऑफ कंपनी। तो देखिए, जो चीज आपको हैवॉक जैसा लग रहा है वो हैवॉक नहीं है। चैप्टर चैप्टर करके वो लिखा है, मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, इसलिए चैप्टर के नाम लिखे हैं। मतलब ये है कि वहां के जो है वो एक प्रोसेस से हमने देखा कि कैसे रिवाइवल करते हैं, और उसी में जो है वो चैप्टर 11 जो है, यानी कि उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन करने के अपने तरीके के बारे में बोला और कहा है कि मेरे तरीके में क्या यूनिकनेस है। इनेबलिंग प्रोविजन फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, और ये किसके लिए, हमारे इंसॉल्वेंसी एंड, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब भी हम अनसेटल्ड मॉडल लॉ और इन सबको साइन किए हैं तो हमारे देश में जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के लिए प्रोविजन है उसमें भी हमें चीजों को क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हम सारे के पार्ट हैं, हम उसके मेंबर में हैं। तो उसमें हमने इसको किया है 234 और 235 मेक प्रोविजन टू डील विथ व्हाट, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, जहां पे हम कहते हैं एग्रीमेंट विथ फॉरेन कंट्रीज, एंड empower the central government to enter into agreement with other countries। कर सकते हैं एग्रीमेंट कि अगर आप साइन करते तो हम मान लेंगे कि अगर वो इंडिया में भी आते हैं तो हम उनके लिए वैसे ही करेंगे जैसे हमने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड किसके लिए बनाया हुआ है, अपने क्रेडिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। The central government may enter into an agreement with the government of any other country outside India for enforcing the provision of this। और वहां पे ये भी अपने इन बातों के अकॉर्डिंग उनको कह सकते हैं कि हमारा जो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड है उसी के अकॉर्डिंग आप भी वहां पे हमें क्या दें, प्रोटेक्शन दें। हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, ये हम अपने इंसॉल्वेंसी कोड में डालते हैं, और हमारे ही इंसॉल्वेंसी कोड में जो प्रोविजंस हैं उसको अपने देश में भी आप हमें क्या कर, अपने देश में भी इंप्लीमेंट करें। आप भी अपने कंसर्निंग इंसॉल्वेंसी कोड में या एक्ट में या रेगुलेशन में या जो भी नाम दीजिए वहां इसको इंप्लीमेंट कीजिए। द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफिकेशन बाय, ये तो तरीका है, ऑफिशियल गजेट में क्या दे करके, नोटिफिकेशन दे करके कर सकते हैं। लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कंट्री आउटसाइड इंडिया इन सर्टेन केसेस, 235 के तहत हम उनको रिक्वेस्ट देंगे कि हम 234 में आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और आप हमें जो है वो प्रोटेक्शन दें, यानी कि हमारे जो प्रोविजंस है इन प्रोविजंस को अपने यहां क्या करें, शामिल करें, क्योंकि हमने आपके प्रोविजंस के लिए 234 बनाया हुआ है जिसमें हमने लिखा है कि हम आपको यहां पे इक्वल प्रोटेक्शन देंगे। द करेंट क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क इन इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन इंडियन इंटर बायलैटरल एग्रीमेंट विथ अदर कंट्रीज।
अभी हम किस पे डिपेंडेंट हैं? बायलेटरल, इसीलिए क्योंकि आप हमें देंगे तो हम भी आपको क्या करेंगे? प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जब भी बात चलती है मल्टीलेटरल की, तो मल्टीलेटरल के केस में सारे लोग के चीजों को हम सेक्शन 234 में कर पाए, और 235 में जो हमें सीजी को हमने पावर दिया इस एक्ट में, उसके जरिए वो सबको मना पाए, थोड़ा मुश्किल है। तो इसीलिए अभी हम किस तरीके से चलते हैं, और अगर कोई मान ले तो इसका मतलब मल्टीलेटरल हो गया, मतलब हम सबके साथ जो है वो 1 to 1 में ये डील करते हैं। Every trade is distinct and thus it would be difficult for adjudicating authority to enforce the agreement entered into with other country. Insolvency Law Committee on Cross Border Insolvency जो कमिटी बनाया, अब एक का नाम है इंसॉल्वेंसी लॉ कमिटी। इन्होंने अपना रिकमेंडेशन कब दिया? 2016 में। फिर हमने बनाया सेकंड, वो जो है वो रिपोर्ट अपना कब दिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने अमेंडमेंट किया। और आप जो पढ़ रहे हैं वो अमेंडमेंट ही है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जगहों पे 75% के जगह 66, ये यही अमेंडमेंट का ही पार्ट है। यही हमारा है क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी।